इन चक्करों में नहीं पड़ता तुम्हारा भाई, इन सब चीजों से मैं बहुत दूर हूँ। पर भाई हुआ तो गलत ही है ना तेरे साथ, बिल्कुल हुआ है गलत, मुझे पता है। इसके लिए मैं कुछ ना कुछ करूंगा, लेकिन भाई मैं करूँ क्या, तू बता। तो एसएससी की क्या कहानी है, क्यों देखनी चाहिए हमें? फेलियर्स आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन, मेरे लिए सबसे बड़ा दोस्त। शुरू से बचपन से ही बहुत सीखा है कि खुला खाओ, नंगा ना हो, मार के भाग जाओ। और इस्तेमाल होना मुझे पसंद है। ये आपका असली यार कौन है? 4 लोगों की बात, झगड़ा हुआ, 4 लोगों की बात चल रही है, पहले जाते उसने हाथ छोड़ दिया, फिर कह रहा है क्या बात हुई थी? अमित क्या लें? बेटा है अपना। बड़े टाइम यार, फोन किया था परसों, वेटिंग जा रही थी तेरी, फिर तेरा कॉल आया तो मैं फिर यार तुझे पता ही है मेरा क्या रहता है शेड्यूल यार, पूरे दिन का बड़ा टाइट रहता है, तो मैं यार दे नहीं पाया। मैं सोच ही रहा था यार अमित को बुरा लगा होगा, पता नहीं क्या होगा, लेकिन अब तो सामने ही आ गया। अच्छा एक बात बता, खाने में क्या लेगा फिर? कुछ काम ऐसे ना जो पैशन ही करवा सकता, जुनून करवा सकता है। या तो पैशन करवा सकता है या स्प्लेंडर करा सकती है। स्प्लेंडर क्यों? पैशन प्लस स्प्लेंडर प्लस। देसी देसी ना बोलिया कर छोरी रे। कौन कौन यहाँ अमित बड़ाना की वीडियो देख कर आया है? ये पॉडकास्ट हमने किया है अमित बड़ाना भाई के साथ। अमित बड़ाना एक ऐसा नाम है जो कि यूट्यूब कम्युनिटी में लगभग हर कोई जानता है। उनके 25 मिलियन यूट्यूब सब्सक्राइबर भी हैं और वो 20 मिलियन पार करने वाले इंडिया के पहले यूट्यूबर भी हैं। लेकिन यहाँ पर हमने उनकी यूट्यूब कैसे ग्रो किया, इन सब की बातें नहीं करी हैं। ये पॉडकास्ट हर उस व्यक्ति को सुनना चाहिए जो सपने देखता है, हर उस व्यक्ति को सुनना चाहिए जो कि एक छोटे या फिर कम रिसोर्सेज से आज जूझ रहा है, और किस तरह से एक लड़का जो कि गाँव से निकलता है यूपी के और बहुत बड़ा नाम कमाता है, आज वो मूवी शूट कर रहा है, अपनी खुद की वेब सीरीज शूट कर रहा है। ये जर्नी कैसी है, किस तरह से इंसान ना सुलझा हुआ हो, सिंपल हो, सरल हो, तो भी जीवन में हर मुकाम को वो पा सकता है विद पीस ऑफ माइंड। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अमित भाई। तो अमित भाई के साथ ये जो पॉडकास्ट है, ये एक ऐसा पॉडकास्ट रहा मेरे लिए जहाँ पे दिल की बातें दिल से की गई, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको बहुत कुछ यहाँ पे लाइफ का सीखने का मिलेगा। एक अलग नज़रिया मुझे भी यहाँ पर देखने का मिला। हम गोल्स बनाते हैं, मोटिवेशन प्राप्त करते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, फिर हम गोल्स बनाते हैं। अमित भाई की पूरी लाइफ ना गोल सेटिंग से परे है। इनके जो लाइफ के जीने के फंडे हैं बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पर हमने उनके कई सारे कॉमेडी के किस्से भी सुने जो कि उनके स्कूल लाइफ के थे, लड़कों की दोस्ती के बारे में बातें करी। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आपको इस पॉडकास्ट से सीखने को मिलेंगी। तो जाइए अमित बड़ाना का ये पॉडकास्ट ज़रूर देखिए, पूरा देखिए। राधे राधे। अमित भाई, सबसे पहले तो हमारे पॉडकास्ट में आने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे ज़्यादा मेरी टीम आपको यहाँ पर देख के खुश है। और इस पॉडकास्ट की शुरुआत मैं करना चाहूँगा कि अमित बड़ाना कौन है और कहाँ से आए हैं। आपके कई सारे यूट्यूब वीडियोस देखे, स्टोरी भी सुनी, आपने एक सॉन्ग भी बनाया था जिसमें आपने अपनी पूरी स्टोरी समझाई थी। आप एक वो यूथ के लिए इंस्पिरेशन हो जो बहुत सपने देखता है, जो लड़का गांव में बैठकर, और उसके पास रिसोर्सेज नहीं है। उसके लिए, क्योंकि आपने वो जर्नी देखी है, तो क्या कहेंगे और आपने क्या क्या स्ट्रगल फेस किया? देखो, मैं तो हमेशा से कहता हूँ भाई कि संघर्ष है ना, वो जीवन का हिस्सा है। जब तक आप संघर्ष करोगे नहीं तो मजा आएगा नहीं। ऐसा भी कैसा जीवन कि आप बैठे हैं और बैठे बैठे आपको पैसे मिल जाए। हालांकि ऐसे बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे जो कहेंगे क्या बुरा है अगर बिना संघर्ष करे सब कुछ हासिल हो रहा है, पर मेरा मानना दूसरा है। मेरा मानना है कि संघर्ष होना चाहिए। जब थोड़ा संघर्ष होगा, उतार चढ़ाव होंगे, आप सबसे जरूरी क्या है, इंसान को सबसे पहले ये जानना है कि तू इंसान है। आजकल इंसान अपने आप को इंसान ही नहीं समझ रहा है। वो समझ रहा है कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ या सब कुछ हम कर रहे हैं। तो इस हम के और मैं के चक्कर में वो ये भूल जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सब सिर्फ और सिर्फ एक ऐसे रेत के बराबर हैं, ऐसे मुट्ठी में झगड़े गए और छन 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 करके सारे के सारे नीचे बिखर गए। तो संघर्ष हमेशा मेरे जीवन का बड़ा हिस्सा रहा। बुलंदशहर में मेरा जन्म हुआ। जन्म होने के कुछ वर्ष बाद मैं दिल्ली आया, जोरीपुर गांव में रहा। तो काफ़ी कम उम्र में ही मेरे पिताजी का देहांत हो गया। दादाजी मेरे आर्मी में थे, तो दादी ने पूरा घर संभाला। पेंशन आती थी, पेंशन के जरिए चाचा जी ने बड़ा संघर्ष किया। ट्रैक्टर चलाया, शुरू में रेत बेचते थे वो। फिर रेत बेचने के बाद उन्होंने काफ़ी काम किए, प्रॉपर्टी का भी काम किया। प्रॉपर्टी का काम ये नहीं जो अभी काम होता है रियल एस्टेट वाला, ऐसे वाला काम नहीं किया। छोटा मोटा काम किया कि छोटे जो वहाँ पर, क्योंकि 40-50 गज के मकान काफ़ी होते थे,
उनको बेचने का, किराए पे चढ़वाने का, ये बहुत ज़्यादा काम किया। तो जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ा, जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ी, तो मैंने हमेशा देखा कि आपको ना रिसोर्सेज चाहिए नहीं होते हैं। अगर आपके मन में बात है तो रिसोर्सेज खुद चल कर आते हैं। क्या बात? क्योंकि आपने ठान लिया है। मैंने ठान लिया मुझे ये करना है, मैं उन्हीं लोगों से मिलना पसंद करूंगा। अब मैं कह रहा हूं ना आज नहीं कल करूंगा, तो वो चीज भी ना मुझसे दूर भाग रही है। ऐसे ही संघर्ष है। जब आपने ठान लिया ना कि भाई करना है, 4 गुना मेहनत होगी, नींद कम आएगी, थोड़े मजे कम होंगे, जीवन वैसे नहीं चलेगा जैसे चलता है, औरों से अलग थोड़ा जीवन चलेगा, तो फिर आप कहते हो कि चलने दो यार, और वो चीज़ें खुद आपके पास आ रही होती है। हमारे गाय और भैंस थे, तो मैं गाय भैंस की सुबह सेवा करता था। सेवा करने के बाद अपनी बहन को स्कूल छोड़ के आया, उसके बाद चाचा जी का ऑफिस खोला, वहाँ पूजा पाठ की। पूजा पाठ करने के बाद इवनिंग में मैं अपने स्कूल निकल गया। फिर आया स्कूल से, फिर घर की जिम्मेदारियों में वो हो गया। तो कई बार ऐसा भी एहसास होता था जब आप स्कूल में रहते हैं, कभी ऐसा होता है लोगों के जन्मदिन बनते हैं, आपके दोस्तों के, और आपको पता है कि आपको बुलाया जाता है, आप देख रहे हो भाई ये सजावट हो रही है, गुब्बारे लग रहे हैं, ये लग रहे हैं, वो लग रहे हैं, और आप जब आपका जन्मदिन आता है तो वो एक साधारण सा जन्मदिन उस तरीके से बनाया, तो गरीबी का एहसास होता है, वो जरूरी है। लेकिन अब आप जब बनाओगे ना जन्मदिन बड़ा, तो आपको ये वैल्यू पता होगी उसकी। अगर शुरू से ही ऐसा हो जाता है यार, सब कुछ बैठे बिठाए मिल जाता, बिना संघर्ष करे, जिनके पास बैठे बिठाए सब कुछ मिल भी रहा है, जिनके दादाजी पिताजी की देन है, वो भी गलत नहीं है वो यार, वो उनका करम है, उनके बड़े बूढ़ों की देन है। हमारे बड़े बूढ़ों की देन ऐसी है कि बड़े बूढ़े हमारे ये कह के गए कि आपको भी संघर्ष करना पड़ेगा। और हमारे घर में सबसे ज़्यादा ये रहा कि मेरे दादाजी भी जब गुजर गए, जब मेरे पिताजी बड़ी कम उम्र के थे, जब वो भी 3-4 वर्ष के थे, तो हमारे घर में महिलाओं ने बहुत कुछ संभाला। चाहे मेरी दादी हो, मेरी मम्मी हो, मेरी चाची हो, सब ने घर को संभाला। तो इसलिए हमने, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हमने बच्चों के तौर पे वो देखा, हमारे चाचा जी ने भी वही संघर्ष देखा। ओके। फिर हमने भी वही देखा। शायद हम अब पीढ़ी को थोड़ा सा बदल दें, उसी के लिए मेहनत कर रहे हैं कि ठीक है, अब जो अतीत में हुआ ठीक है, अब थोड़ा अच्छा बनाते हैं। तो रिसोर्सेज की बात यही है कि रिसोर्सेज खुद चल के आती है, आपको ठानना पड़ेगा। लेकिन सपने हमेशा से बड़े थे आपके? ऐसा कुछ नहीं है, सपने तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि टूट जाएं, बढ़िया है। आज अगर मैं सोच रहा हूँ मेरा सपना है घर लेना, तो फिर घर लेने के बाद बचा ही क्या है। जैसे ही घर ले लूँ सपना एकदम से टूट जाए, एकदम से लगे इससे कुछ बड़ा होना चाहिए। अब यार ये मामला छोटा है, अब इससे कुछ बड़ा सोचते हैं। तो लगता नहीं है कि ये रेस कभी खत्म नहीं होगी? तो करनी नहीं है भाई, ये युद्ध नहीं खत्म करना। जिसमें चाह है ना कुछ पाने की, कुछ बनने की, कुछ करने की, वो एकदम बुढ़ापे तक स्पार्क रहना चाहिए कि कुछ तो करना है, कुछ तो करना है, अभी कुछ पाना है। नया दिन एकदम नई तरीके से आना चाहिए, काम के तौर पे भी नहीं, सीखने के तौर पर भी। आपने एकदम से कुछ ऐसी चीज़ देखी जिसपे आपने कहा कि यार ये कैसे हो रहा है, ये तो मुझे नहीं आता समझ, ये क्या है। तो करने की चाह, कुछ भी करने की चाह नहीं, काम से संबंधित काम करने की चाह। जिद्दी हो? हाँ, मतलब अड़ जाता हूँ बातों पे ना, जुबान का बहुत ज़्यादा वो हूँ। जुबान दे दी तो फिर अड़ जाएंगे, फ़ायदा हो जाए घाटा हो जाए, 80% घाटा होता है। एस्ट्रोलॉजी में बड़ी अच्छी बात कही जाती है, यूनिवर्स ऑलवेज फॉल्स इन लव विद स्टबर्न हार्ट। अच्छा, जिद्दी दिलों के पीछे यूनिवर्स भी झुक जाता है। अरे क्या बात है। सो शायद आप उन्हीं में से एक हैं कि हम अपनी जिद के आगे कई चीज़ों को झुका देते हैं। आपने बात करी कि ठान लिया मैंने, हम लगभग हर व्यक्ति को कहेंगे कि वो अगर गांव से है, विलेज से है या छोटे टाउन से है, बड़े सपने देखता ही है। और उसका मोटिवेशन मेरे ख्याल से यही रहता है, गरीबी, कि यार अपने परिवार को इससे दूर करना है, ठीक है, माँ बाप के लिए कुछ करना है, भाई के लिए, बहन के लिए कुछ करना है, पर बीच में आते हैं डिस्ट्रैक्शंस। आपके आए? मेरे डिस्ट्रैक्शन मुझसे ही हैं। मुझे दूसरा तो बहुत कम डिस्ट्रैक्ट कर पाता है, पता ही नहीं, मेरा दिमाग ही इस तरीके से चलता है ना कि मुझे दूसरे की बातें इतनी जल्दी उत्साहित नहीं करती। जैसे दूसरा मुझे कहने लगे ना यार, जब तक मेरा यार नहीं है, जब तक मेरा दोस्त नहीं है, और दोस्त मुझे कभी ऐसे मिले नहीं जो मुझे भटका दे। दोस्त मुझे हमेशा वो मिले ये कहने वाले कि
भाई कुछ कर, तू कर सकता है, तेरे अंदर वो वाली बातचीत है। ये भी बाबा भोलेनाथ की देन है कि उन्होंने हमेशा उन लोगों को मुझसे मिलवाया जिन लोगों ने कपट ना करके सोचा कि अमित ही कुछ कर दे। मैंने एक चीज़ अपने पूरे करियर में नोटिस की है कि जब कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिलता है जो आपका कुछ खराब करना चाहता है, आप उससे प्यार कर बैठो, वो खुद अलग हो जाएगा। क्योंकि आप उसके साथ जितने अच्छे हो वो उतना ही आपके साथ गलत है। अब ये भोले बाबा का काम है ये देखना कि ये व्यक्ति कितना अच्छा है इसके साथ और ये इसके साथ क्या कर रहा है। गलत के साथ आप गलत करोगे तो आप एक ही श्रेणी में आ चुके हो। तो लेकिन आप गलत के साथ जब सही करना शुरू कर देते हो ना, तो आनंद कुछ और आने लगता है, वो नहीं बदलेगा। लेकिन एक राह ऐसी बन जाएगी कि वो अलग कैसे करना है उसको। तो कभी इन जब भी आपके आसपास नकारात्मक बहुत रवैया है ना लोगों का, या नकारात्मक लोग बहुत ज़्यादा है, आपको फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपकी थॉट क्या कहती है? आपकी थॉट कहती है मैं इसके साथ ठीक हूँ, वो खुद अलग है। ये जो साफ दिल वाले लोग होते हैं ना, आपको ऐसा लगता है जैसे आप बुलंदशहर से आए, अभी आप शहरों में रहते हैं, कई बार आपने एजेंसी से भी काम किया होगा जिसमें आपको बड़े सूट बूट वाले प्रोफेशनल भी मिले होंगे, तो क्या आपने ये देखा कि विलेज वाले लोगों का दिल कुछ अलग है और ये शहर वालों का अलग? हाँ, थोड़ा सा गाँव वालों का, एक गाँव वालों के अंदर ना एक ठहराव है, एक अपनापन है। गलती शहर की भी नहीं है। मैं कभी पता नहीं मेरे ना स्वभाव में नहीं रहा ये भाई कि इसको गलत कह के उसको सही कह देना। मैं हर एक कहानी के पीछे मुझे लगता है कुछ ना कुछ बात है। मैं बचपन में बड़ा कहता था गरीबी में जन्म ले दिया, किस घर में जन्म ले दिया, किस घर में जन्म ले दिया। मुझे लगता है यार सीखा ही मैंने वहां से है। गांव वाले का जो दिल होता है ना वो थोड़ा सा नर्म होता है, हर चीज पारिवारिक होता है, हर चीज़ सोच समझ के करना, थोड़े से प्रिंसिपल्स होते हैं, एथिक्स होते हैं, निर्णय लेने की क्षमता बहुत बड़ी होती है। बड़े निर्णय लेने तो ले लेते हैं क्योंकि बचपन से माहौल इस तरीके से तैयार करा जाता है ना। तो लेकिन शहर वाले की भी एक चीज़ है जो आपको बहुत कम मिलेगी। शहर वालों के अंदर एक चीज़ बड़ी अच्छी होती है कि वो आपको ना एक इस तरीके का भी माहौल बना कर देते हैं कि आप जिसमें अनकंफर्टेबल नहीं होते। कि आप गांव से हैं तो आपको बिल्कुल ऐसे अनकंफर्टेबल कर दिया, वो आपकी बातों पर हंसते हैं। हंसने वो वाला हंसना नहीं किया, मजाक उड़ा दिया। अब जब मैं कॉलेज में था तो मेरी एक दोस्त बनी, तो उस दोस्त ने मुझसे कहा कि यार अमित मैं तेरी बातें बताती हूँ, मेरी मम्मी ने तुझे खाने पे बुलाया। मैंने कहा क्या कह रही है, पागल है तू, मैं कैसे चला जाऊँ तेरे घर पे खाने में, तो पागल है। कह रही यार आना पड़ेगा, देख मैंने अपनी मम्मी को बोल दिया। मैंने कहा चलो चलते हैं, क्योंकि एक समय होता था इतने बजे तक पहुंचना। मैंने उसे कहा कि फिर किसी दिन ऐसे चलते हैं, हाफ डे कॉलेज अटेंड करते हैं, हाफ डे चलते हैं, डिनर तो हो नहीं पाएगा, तो डिनर विनर की तो तू छोड़ दे, लंच कर सकते हैं। तो मैं गया। अब मैं जैसे ही पहुंचा उसकी मम्मी गाड़ी बैक कर रही थी, मेरे दिमाग में मेरी मम्मी आई। मैंने कहा हमारी मम्मी है। पीछे की सीट पे जाकर चुप बैठ जावे, भैया ले लो राइट में को लेफ्ट में को कहीं भी ले लो, यूँ जगह है यहाँ पहुँचा दो। उसकी मम्मी ने गाड़ी बैक की, फिर आके उसकी मम्मी बैठ गई। उसकी मम्मी ने बातें शुरू करी, और बेटा तुम्हारे बारे में बड़ा बताती है ये वो। मैंने कहा जी आंटी जी क्या चल रहा है लाइफ में, व्हाट इज़ गोइंग ऑन। मैंने कहा आंटी जी अब आपको क्या बताऊँ, आपकी लड़की मुझे छोड़ेगी। गेट से बाहर मैं ऐसे बस पकड़ूंगा, बस में ऐसे 3-3.5 घंटे लोगों के बीच में ऐसे हिलता 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 पहुंचूंगा, फिर 3 किलोमीटर वहां पहुंच के वहां जाऊंगा। लेकिन ये जब आप बात उन्हें बता रहे हो वो मुस्कुरा रहे हैं, वो ये नहीं करे वो ये क्या है ये क्या है। तो वो लोग भी आपको कंफर्ट कर देते हैं, पर हमें मजा बहुत आता है गांव और शहर ऐसे बांटने में कि हम तो गांव के हैं, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे, हम तो वैसे। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप ना चाहे गांव में हो चाहे शहर में हो, देसी बोलो अपने आप को, देसी है। क्या है देसी? उसका आहार आम है, बातें आम है, रहन सहन आम है, लेकिन सोच बहुत बड़ी है। हर चीज आम है। जो ऐसी चीज है जो आप बड़ी अच्छे से रख के भी आपको लग रहा है कि आपके हिसाब से, अगर आपको ये लग रहा है कि यार मैं तो एक रेंज रोवर लेके जाता हूं, मुझे 4 लोग देखते हैं,
मैं कह रहा हूं कि आप रेंज रोवर लेके 4 लोग लेके जाओ, मैं सेंट्रो में आऊंगा 16 लोग देखेंगे। तो इसलिए देसी है ना, जो देसी की सोच बड़ी है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि आदमी अपने आप को देसी बोले, देसी में सब आ जाता है। वो गांव का उस्ताद है, शहर में जाके एडजस्ट हो गया है। आपने देसी शब्द बोला ना, तो मुझे वो आपके वीडियोस याद आ गए। एक टाइम था जब आप हर वीडियो में एक गाना लगाते थे एंडिंग में, देसी देसी ना बोलिया कर छोरी रे। फिर मैंने वो गाना पहली बार आपकी वीडियो से सुना था, फिर मैं गया यूट्यूब पे सर्च किया कि गाना क्या है, और जब मैं उसमें कमेंट पढ़ रहा था ना, तो उसमें लिखा था कौन कौन ये अमित बड़ाना की वीडियो देख कर आया है, लाइक करो, ये करो। तो गाना आपने फेमस कर दिया था। गाने को लेकर भी कई कंट्रोवर्सीज हैं, आपके ऊपर कई कॉपीराइट आते थे ऐसा? मैं गाने बड़े इस्तेमाल, मैं 90 के दशक के मैंने संगीत बहुत सुना है। जब मैं छोटा था मैं हिप हॉप भी सुनता था, मैं बॉलीवुड भी सुनता था, मैं पंजाबी भी सुनता था, मैं भोजपुरी भी सुनता था। तो म्यूज़िक में मेरा टेस्ट शुरू से बड़ा अच्छा रहा है। आज भी मैं गाने वो सुनता हूँ जब मुझे बड़ा पसंद है कि आपको एक गाना सुना दो, आप कहें यार ये तो मैंने नहीं सुना, मुझे बड़ी खुशी मिलती है। मैंने कहा ये हम निकाल के लाए हैं ऐसा गाना जो आपने नहीं सुना है। तो मैं गाने बड़े लगाया करता था। कंपनी उन पे कॉपीराइट मार देती, जो कि लाजमी भी है यार, आपकी वो प्रॉपर्टी है, आपने क्रिएट की है, इतने मेहनत से बनी है, हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। दुख ये होता था पैसे सारे ले जाते थे। मैं कहता था भाई 10-20% तो छोड़ जाओ यार, कुछ नहीं, 75 ले जाओ, 25 तो छोड़ जाओ भाई, दाल रोटी तो चला ले, कैमरे का लाइट का खर्चा वर्चा तो निकाल ले। लेकिन ऐसे ही मेरे साथ 19 तक बहुत हुआ ऐसा, सारा पैसा वहीं चला जाता था। एक समय के बाद फिर मैंने कहा कि छोड़ो यार, क्या इन छोटी छोटी चीज़ों में पड़े हुए हो, क्या इस सपने को भी तोड़ दो, नहीं लगाएंगे गाने इनके, अपना म्यूजिक बनाएंगे। फिर जब से अपना बना रहे हैं। पैसों की आपने जैसे बात करी ना, जब इंसान ना एक उस छोटे तबके से निकल कर आता, मेरी भी जर्नी ऐसी रही है। एक टाइम ऐसा था कि 100 रुपये बहुत बड़ी बात हुआ करते थे, और घर में बहुत ज़्यादा व्यवस्थाएं थी नहीं। फिर धीरे धीरे काम किया, मेहनत करी, नाम बनाया, थोड़ा बहुत कमा लिया। और आपकी इस जर्नी भी कुछ कुछ ऐसी ही रही है कि आप भी बहुत कम नाम से बहुत नामी इंसान बने हैं। शुरुआत की स्टेज में मैंने ये पाया कि पैसा मोटिवेशन होता है और होना ज़रूरी भी है, क्योंकि आपको घर भी चलाना है और आपको अपना काम भी बढ़ाना है, क्योंकि आप वो क्वालिटी शायद नहीं दे पाएंगे अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे। एक टाइम आता है कि आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो कि यार अब इनफ है। वो टाइम क्या आ चुका है या फिर अभी आना बाकी है? पैसों के मामले में? जी हाँ। पैसे मैंने कभी नहीं देखे, पैसों के बारे में मैं सोचता भी नहीं हूँ। अगर तो शुरुआत से ये जर्नी ऐसी रही है आपकी? पैसे का ऐसे ही रहा। पैसे तो मुझे आज भी मिल जाए तो मैं बांट दूंगा। मुझे पैसे काम में लगाने बड़े पसंद है। ओके। मैं काम में पैसे लगा देता हूँ, क्योंकि मेरे सच में वास्तविकता में कोई शौक नहीं है। मुझे गाड़ियों का शौक नहीं है, कपड़ों का शौक नहीं है, रहना सहना मेरा, मैं ज़मीन पे सोता हूँ, मेरा ये रहना सहना है। मुझे कुछ ऐसे भी नहीं है कि भाई अब मेरी तो रोज़ बेड की चादर भी बदलनी है, मुझे तो ये भी चाहिए, मुझे तो वो भी चाहिए। दारू मैं नहीं पीता, सिगरेट मैं नहीं पीता, यार दोस्त मेरे घूमने फिरने वाले नहीं, सारे यार दोस्त मेरे जिम्मेदार बिल्कुल, जो शाम तक समय बिताया, शाम के बाद अपने घर पहुंच गए, सारे इस तरह के व्यक्ति मेरे दोस्त हैं। तो पैसों की मुझे चाह नहीं रही, क्योंकि पैसों के मामले में मेरा बस एक ही मानना है कि पैसे को अगर आपने चाहा, पैसे को दोस्त नहीं बनाओ। पैसा आपका दोस्त बन गया ना, फिर बहुत बड़ी दिक्कत है। तो पैसे से रखो रिश्तेदारी, कि तू आ, इज्जत पा, हमारा भी काम चलेगा, तेरा भी काम चलेगा, बढ़िया। तू दोस्त बन गया, तू यार सिर पे हो जाएगा। आपको पता नहीं आपने कितनी बड़ी बात कह दी यहाँ पे। हमारी देवी लक्ष्मी जी है ना, उनको कहा जाता है कि ये चपला है, चंचला है। यानी एक चंचल मतलब चंचल बच्चा नहीं होता, एक जगह टिकता नहीं, भागता रहता है इधर उधर। तो देवी लक्ष्मी को ऐसे ही चंचल बोला जाता है। ये बोला ही इसलिए जाता है ताकि लोगों को ये समझ में आए कि लक्ष्मी यानी कि धन वो आएगा और जाएगा। और जिसने ये रोटेशन करना सीख लिया, यही इकोनॉमिक्स है जो कि देश फॉलो करता है। ये इकोनॉमिक्स जिस दिन रुक जाती है उस दिन देश की इकोनॉमी जीडीपी गिर जाती है। और ये इकोनॉमिक्स जिस दिन बिजनेस पर्सन की रुक जाती है कि नहीं पैसा आ गया अब रोक लेते हैं, अब हम अपने काम में नहीं लगाएंगे, बचा लेते हैं, तो उसका बिजनेस भी नहीं ग्रो होता। ठीक है, आपको पैसा इकट्ठा करके आप रखिए। मुझे तो पैसा इकट्ठा ही नहीं अच्छा लगता। मुझे तो ऐसा लगता है यार ये कहीं लगना चाहिए, 4 आदमियों के काम भी आ जाए ना तो भी बढ़िया है। मैं इसलिए मैं कभी भी कुछ भी काम करता हूँ, मैं अपनी जेब, अब मैंने एसएससी बनाया, मैंने अपनी फीस लगा दी उसमें। मैंने कहा यार लगा लेते हैं, देखी जाएगी, प्रोडक्ट अच्छा बनना चाहिए, उतना बचा लेते हैं कि अपना पेट चल जाए।
है ना भाई, रेंट भर जाए, किस्तें चली जाएं, सैलरीज चली जाएं, उतना बचा लेते हैं, बाकी लगा देते हैं। और ये भी कैसा कि आपको पता रहना चाहिए ना, महीने का एक प्रेशर रहना चाहिए दिमाग में कि यार अच्छा काम करेंगे, बढ़िया करेंगे तो और पैसा आएगा, और मेहनत करेंगे तो और पैसा आएगा। एक ही बार में इकट्ठा होकर आ गया, नहीं मजा। तो मोटिवेट क्या करता है फिर आपको? मुझे सबसे ज़्यादा जो निजी जीवन में मोटिवेट करता है वो जब मुझे कोई मिलकर ना ऐसे बोले ना कि आपका जो काम है। सबसे बड़ी मेरी मोटिवेशन ये है कि मुझे 60 साल के लोग दिखते हैं, मुझे वो बहुत मोटिवेट करती है बात कि एक मैं 28-30 साल का लौंडा उनको देख रहा जो मुझसे डबल उम्र के हैं, वो मेरी बात को, मेरे वे ऑफ टॉकिंग जो मैं आज के ज़माने की बात कर रहा हूँ वो उनको समझ आ रही है। क्योंकि 50-60 की उम्र पे जाते के साथ ही उनका जनरेशन गैप इतना आ जाता है कि उनको ये हमारी जनरेशन ही बुरी लगने लगती है। पहले तो वो अपनी औलाद वाली जनरेशन से ही दुखी हैं। जब वो अपनी औलाद वाली जनरेशन से दुखी हैं, अब उनके औलाद के औलाद है जो, उससे तो वो दुखी कहाँ होंगे। उनके तो वो बेल्ट बजाने की सोचते होंगे 24 घंटा कि इनमें बेल्ट कैसे बजाई जाए। तो अगर वो देख रहे हैं तो मुझे मुझे काम ही मोटिवेट कर सकता है। मैंने देखा है हमेशा कि मुझे ये एक्साइटेड कि अगला क्या करना है, अब क्या करना है। अपने आप को चैलेंजेस देने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि यार अपने आप को चैलेंज देना है, ये करना है। इस बार मेरा ये था, मैं 90 kg था, मैंने कहा 70 किलो वजन करूँगा स्टूडेंट दिखने के लिए। 20 किलो मैंने वजन घटाया। इतनी वीकनेस थी कि मुझे मेरी डाइटिशियन ने भी कहा कि अब मत कम करना, आप अब इससे बिल्कुल भी कम मत जाओ, अब आप पीछे। अब मैंने थोड़ा सा खाना कितने टाइम में किया ये 20 kg? मैंने किया 80 दिन में। 80 दिन में 20 kg? 75 से 75 से 80 दिन लग गए, कर दिया। लेकिन चैलेंजिंग था, कर दिया। मदद करी क्योंकि सोमवार का भी मेरा व्रत होता है। उन दिनों नवरात्रे के भी व्रत चले थे। एक तो नवरात्रे यही होते हैं जो हम सबको पता है, एक और नवरात्रे होते हैं, आपको तो पता ही होगा। तो उन नवरात्रों में भी मैंने व्रत रखा था, तो उनसे भी काफ़ी। पर मैंने देखा है फास्टिंग वाले में ये है कि आप थोड़ा और खा लो तो फिर वैसा ही हो जाता है जैसा था। लेकिन आपका टेस्ट अच्छा हो जाता है। आपको पता है कि भाई आपने 9 दिन कंट्रोल कर लिया, अब आप इसको कंटिन्यू कर लो, कंट्रोल कर लो, खा लो पर थोड़ा कंट्रोल वे में खाओ। जो हमारे धर्म है ना, हिंदू धर्म, इसमें फास्टिंग को डिज़ाइन ही ऐसे किया गया है। आप अगर देखोगे ना तो हर महीने में कुछ ना कुछ त्यौहार आ जाता है जिसमें लोगों को मौका मिलता है व्रत रखने का, उपवास रखने का। ये बड़ा साइंटिफिक है। अब ये तो एक कोई जापान के भाई साहब थे, उन्होंने बहुत बाद में बताया, अभी कुछ सालों पहले की बात है, कि फास्टिंग करने से हेल्थ अच्छी हो जाती है, ये हो जाता है। उन्हें नोबेल मिला उसके लिए। और हमारे तो कब से पहले बता दिया होगा, कब से हम लोग कर रहे हैं कि नवरात्र का फास्ट है, कोई सावन के सोमवार के नाम से फास्ट रखता है, कोई गुरुवार का, कोई मंगलवार का, कोई शनिवार का। आप तो हमारा अगर इतिहास उठाकर देखेंगे, हम सब कुछ पहले बता चुके हैं। गुरुत्वाकर्षण से लेके अपना हर एक चीज, हम प्लास्टिक सर्जरी, सब के बारे में हम 3-3, 4-4 हजार साल पहले अगर आप पढ़ेंगे तो बता देंगे। समस्या ही तो ये है ना, जब बाहर वाले कुछ बोलते हैं ना तो हमें बड़ा मजा आता है कि यार गोरे ने बोला है, बात तो होगी। लेकिन हमारे अपने इतने सालों पहले इतनी चीजें पहले बता के चले गए, चाहे वो 9 अंक का महत्व हो, चाहे किसी का भी महत्व हो, वो पहले ही बताकर चले गए। लेकिन आप अगर बोल रहे होंगे अरे यार क्या है यार, ये पंडित जी भी पूरे दिन यार एक ही बात को रखते रहते। लेकिन अगर किसी ने अंग्रेजी में यू नो व्हाट 9 नंबर इज डन, ओ सही है भाई, सही है भाई, सही है। बात आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी इससे इत्तेफाक रखता हूँ। मुझे एक क्वेश्चन आपसे और पूछना है, उसके बाद हम मुझे आपकी पर्सनली स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत इंटरेस्ट है, उस पर हम जाएंगे। मेरा वो क्वेश्चन है कि स्ट्रेस, डिप्रेशन होता है? डिप्रेशन जैसी चीज तो महसूस नहीं हुई कभी, लेकिन अगर किसी को हो रहा है तो मैं समझ सकता हूँ उसको। डिप्रेशन का अधिकतर कारण ये है कि आसपास बात ना करना, एक इतनी बड़ी घटना आपके जीवन में घट जाना जिसकी वजह से आपको पता है कि इसका कुछ सॉल्यूशन नहीं निकल सकता, या निकलेगा तो मैं फेस कैसे करूँगा, तो वो डिप्रेशन में आता है। लेकिन मेरे डिप्रेशन ये इसलिए नहीं हुआ कि अगर मैं घर पे बता दूं मैं डिप्रेशन में हूँ तो मेरे चाचा मुझे बहुत मारे, क्योंकि वो कहें मैंने डिस्प्रिन सुनी है, डिप्रेशन नहीं सुना आज तक, ये क्या नया वर्ड लिया है तू, कोई नई बात लिया है।
हमें ना ट्रेंड ही ऐसे गिरा गया बचपन से ना कि क्या डिप्रेशन, क्या ये। लेकिन जो ये आजकल टॉपिक है, इस पर बात होनी चाहिए। आजकल होने लगा है, लोगों को परेशानी है, हमें हंसना नहीं चाहिए। करेक्ट। लोग जो ये उदाहरण देते हैं ना, अरे यार ये आजकल के बच्चों को पता नहीं क्या हो गया, पहले वाले को देखो। नहीं भाई नहीं, पहले वालों को भी था, महसूस नहीं होता था। अभी वालों को है तो उनके बारे में सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, क्योंकि है तो है। किसी व्यक्ति को मानसिक तौर पर कोई समस्या हो रही है जिससे वो निकल नहीं पा रहा, खा नहीं पा रहा, इधर उधर जा नहीं पा रहा, बहुत बड़ी बात है ना। एक अच्छा खासा नौजवान, चलो उम्र दराज, कोई भी एक समस्या से गुजर रहा है जो दिमाग ने उसको रोक रखा है, इसके बारे में तो बात होनी चाहिए। दूसरा आपका स्ट्रेस था, स्ट्रेस तो लाजमी है हमेशा। तो आप कैसे डील करते हो फिर? मैं सोचता हूँ गुजर जाएगा। मैं कृष्ण जी की उस बात पे चलता हूँ कि समय की खासियत चाहे अच्छा है या बुरा है, बीत जाएगा। कोई एक ऐसी बात कही है कि जिसे सुन के मैं मुस्कुरा भी जाऊं और उसी समय पे मैं सहम भी जाऊं, तो वो यही है, आपका अच्छा समय है, वो बीत जाएगा तो आप सहम गए। बड़ी अच्छी लाइन है कि वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है, वो दौर भी चला गया, ये दौर भी चला जाएगा, सब चला जाएगा। कोई एक जगह, एक सिचुएशन में, एक बात पर नहीं टिक सकता। आज हम हैं, कल को कोई और आएगा। अब आप एस्ट्रोलॉजी करते हैं, साथ में पॉडकास्ट करते हैं, बहुत अलग है ये अपने आप में, लेकिन ऐसा ही कुछ और अलग आएगा। जैसे मैंने आज आपको बोला है, फिर मैं बैठकर एक दिन आपसे उसके बारे में बात कर रहा हूँ, तो आप कह रहे होंगे यार कुछ समय मुझे भी ऐसा बोला गया था, आज उसको बोला जा रहा है। तो ये हमें क्या दिखाता है? ये हमें दिखाता है कि कोई भी चीज टिक नहीं सकती। ये बदलाव संसार का नियम है, बदलाव आएगा, चलता रहेगा। आप अपनी सेवा दीजिए, कर्म दीजिए, समाज में अपनी अच्छी सोच फैलाइए। अंत आप नहीं चला रहे कुछ भी, अगर आपको लग रहा है कि ये आपको ड्यूटी दी गई है, ड्यूटी निभा लो अच्छे से। और ये ड्यूटी वो है जिसमें सैलरी नहीं मिलेगी, पुण्य मिलेगा। जो सैलरी से करोड़ों लाखों, शायद उससे ऊपर ही आता है कुछ। कभी आप सोच रहे हो कि हम तो कुछ कर रहे हैं सोसाइटी के लिए तो हमें सैलरी, नहीं, पुण्य मिलेगा। पुण्य से बढ़ के कुछ है नहीं, कमाओ। ये जो पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे थे, मैंने आपसे जो बात कही थी कि हमारी जो चाहत है वो भी हमारी नहीं है, ये भी ऊपर वाला या डेस्टिनी हमें देती है। हमें लगता है ये सब हम चाह रहे हैं या ये सब हम कर रहे हैं, ठीक है, पर ये सब किसी ने किसी डेस्टिनी में पहले से लिखा हुआ है। और ज्योतिष में हम यही बात देखते भी हैं। मैं जब किसी का चार्ट देखता हूँ, किसी की डेट ऑफ बर्थ देखता हूँ, तो मैं ऐसा बताता हूँ, कहता हाँ ऐसा ही चल रहा है, क्योंकि आपकी चाहत भी आपकी नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। एक बड़ी अच्छा इस पे गीत है कि करते हो तुम कन्हैया, मेरा बस काम हो रहा है, मेरा बस नाम हो रहा है। सही बात है। आपको स्पिरिचुअल लाइफ में कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे ये जर्नी आपकी स्टार्ट हुई? 5-6 वर्ष का था मैं, तभी मेरी दादी ने मुझे पूजा पाठ में लगा दिया था। मैं घर वालों का बहुत अहम रोल होता है पूजा पाठ में। जो पेरेंट्स को ये फर्ज समझना चाहिए, अहमियत समझनी चाहिए कि अपने बच्चों को कम उम्र में स्पिरिचुअलिटी के बारे में, भक्ति के बारे में बताएं। डरते हैं पेरेंट्स कि हमारा बच्चा 10 साल का, 12 साल का, 14 साल का हॉस्टल में जाएगा तो क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। आप बचपन से उसे भक्ति में लगा दें, फिर उसे जीवन में कहीं भी भेज दें। वो बाद में रखेगा एक कदम, उससे पहले एक कदम आगे भोले बाबा खड़े होंगे। भोले बाबा का बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में इफेक्ट है। हाँ, प्रभाव है, पूरा प्रभाव है। बहुत मेरे गुरु महसूस किया है आपने कभी ऐसा? हाँ, बहुत बार महसूस किया है। कुछ बताइए। ये मेरे और उनका ना एक बिल्कुल बहुत पर्सनल है ना। एक वो जो होता है ना, एक गुरु और चेले की बात है। तो बस इतना मैं बता सकता हूँ कि बहुत करीब पाता हूँ उनको, और बहुत ज़्यादा अपने जीवन में वो व्यक्ति, मतलब मैं अपने आप को वो व्यक्ति समझता हूँ कि कुछ मेरे ऐसे कर्म हैं, मेरे बड़े बूढ़ों के कर्म हैं कि मैं उनको इतने करीब महसूस कर पाता हूँ। लोगों को तो एहसास भी नहीं है। आप बात करते हो ऐसे भोले बाबा से? बात नहीं करता मैं ऐसे कभी, नहीं। मतलब ऐसे कि मैं लायक नहीं हूँ उनसे बात कर सकूं, मेरी औकात नहीं है उतनी कि मैं उनसे बात कर सकूं। एक मैंने लोगों की आदत देखी, जैसे लड्डू गोपाल होते हैं घरों में, तो
मैं माताएं बहनें या पुरुष भी कि दोस्त मान लेते हैं, अपने घर का बेटा मान लेते हैं कि आज हम बहुत परेशान हैं, आज हम आपसे नाराज़ हैं, ठीक है, पर करेंगे सब, आस्था वही है। तो एक नेचर बन जाता है बात करने का जब आप बहुत ज़्यादा भक्त बन जाते हैं किसी के। भाई मैं तो पापी हूँ वैसे भी, कितने तो मैंने पाप कर रखे अपने जीवन में, दुनिया भर के, कितने लोगों के कभी दिल दुखाए होंगे, कितने लोगों को कभी गलत बोला होगा, हर तरह का मैंने काम किया होगा। अगर जरूरी थोड़ी ना मैंने 24 घंटे में से 24 घंटे ही सबको खुश रखा है, कितने लोगों को, तो मैं तो किसी लायक ही नहीं रहा ना। हमारी नजरें, हमारी सोच गंदी है, गलत है, तो हम कैसे उनके लायक, हम तो है ही नहीं। उनका मन है, उनका बड़ा दिल है कि वो सोच लेते हैं कि चल तेरे बारे में भी सोच लेते हैं, तो वो फिर उनका आदेश है, उन्होंने ये सब निर्णय ले रखा है कि चल ठीक है, मेरा हाथ तेरे ऊपर है, तो बस उसी पे चलते रहते हैं। प्लानिंग में या डेस्टिनी में मानते हैं आप? हाँ पूरा, मतलब आप हमेशा देखना कि जब आप पूजा पाठ कर रहे हैं, मन साफ है आपका, दिल साफ है, अच्छे काम में आपका ध्यान है, अच्छे कर्म कर रहे हैं आप, रास्ते खुद खुलते हैं। यकीन ना हो तो करके देख लेना। पूजा से इफेक्ट पड़ा आपकी लाइफ पे? क्योंकि आजकल की जनरेशन ना बहुत ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर रही है, वो जाएगी कर लेगी, इतने में वो खुश है कि मम्मी लेट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे कि आपकी लाइफ में भी पूजा पाठ करने से पहले और बाद में क्या इफेक्ट आया? मैंने तो बचपन से भाई आपको बताया ना, मैंने भक्ति की है। जब मैं 5-6 साल का था, दादी मुझे बाबा मोहन राम के टेम्पल लेके जाती थी राजस्थान। बहुत पूजा मैंने बाबा मोहन राम को। फिर मैं कॉलेज में था, मैं मरघट वाले बाबा के पास जाता था मंगलवार को सुबह उठ के। ये आपका पुरानी दिल्ली है, बहुत भीड़ होती है, बहुत भीड़ होती है। भीड़ क्या, भक्त हैं वो सारे के सारे, हम भी वही हैं, हम भी भीड़ का हिस्सा ही हैं। उनके सामने थोड़ी ना है, हमें देख के भीड़ लगती है, हमें देखकर चाहने वाले आते हैं, हम उनके चाहने वाले हैं। तो जो हमारे चाहने वाले, हम उनके चाहने वाले, तो यहाँ से चल के सब वहीं पहुँचना वही है, मंजिल वही है। अगर आदमी को ऐसा लगता है कि देखो यार मैंने ये कर दिया, मैंने कंट्रोल कर दिया, मैंने जमाना बदले, कुछ नहीं किया भाई, तुझसे कराया गया है। कुछ तेरे अंदर एक ऐसी अच्छी बात लगती है उन्हें कि तुझसे करा दिया गया है। अब इस कराने को अच्छे कर्म में जोड़ लोगे तो लगातार करोगे, फिर जीवन भर करोगे। वहीं से अपने कर्म खराब कर लोगे तो वहीं से ही वो छटता चला जाएगा। फिर जब मैं मरघट वाले बाबा जी के वहाँ जाता था, हनुमान जी की बड़ी पूजा करी उस समय। सुबह शाम पूजा करता था मैं। कॉलेज जाने से पहले जोत जला के जाता था, फिर शाम को आके जोत जलाता था। स्पिरिचुअल बिहेवियर तो रहा बचपन से ही बड़े करीब। अभी रिसेंट में बहुत ज़्यादा हो गया। अभी दादी जी की तबीयत बड़ी ख़राब हुई, उन दौरान मैं शिवजी जी के बड़े करीब आया, फिर मैं करीब ही आ गया। मैंने कहा जी देखो ठीक है, जीवन में बहुत गलतियाँ करी होंगी, बहुत ऊपर नीचे गए हैं, उतार चढ़ाव हुआ है, अब आप हाथ थामो, जो भी गलतियाँ हैं उन्हें माफ़ करो, आप ही के बालक हैं, आप नहीं देखोगे तो कौन देखोगे। ये बात हुई थी बस एक दिन। मेरी दादी को बचा लो, मेरी दादी की जो तबीयत खराब है, मैं अपनी दादी को अपनी आंखों के सामने ऐसे जाते हुए नहीं देख सकता कि मैंने उन्हें पहली बार ही वेंटिलेटर पे देखा है। मैंने कहा कुछ और रास्ता निकाल लेना, मुझे पता है आप निकाल लोगे। तो उन्होंने बचा लिया उनका जीवन, और रास्ता भी मुझे पता है वो ऐसा ही निकालेंगे कि क्योंकि उम्र है मेरी दादी की, है ना, कभी ना कभी तो जाना है, मुझे जाना है, हम सभी को जाना है। लेकिन बस मेरी इच्छा ये है कि इतने करीब लेकर जाना कि मैं एकदम से ऐसे कह दूँ ठीक है माँ जी जल्द मिलेंगे, ये है बस। हम जिन भी भगवान की पूजा करते हैं ना, हमारे अंदर व्यक्तित्व में उनका स्वरूप आ जाता है जी। जो भी बच्चे हनुमान जी की पूजा करेंगे ना, वो बल बुद्धि विद्या इसकी तरफ आकर्षित होंगे ही, और चेहरे पे तेज आएगा जी। ऐसे ही जो महाकाल के भक्त होंगे उनके अंदर भोलापन भी आएगा और रौद्र रूप भी आएगा, दोनों आएगा। और क्योंकि शिव जी ऐसे हैं जो एक्सट्रीम्स पे हैं, ठीक है, और वो सबके हैं, वो भूतों के भी हैं, प्रेतों के भी हैं, इंसानों के भी हैं, ठीक है, और वो भोले भी हैं और वो रुद्र भी हैं। सो आपके अंदर भी वैसा व्यवहार आने लग जाता है। जो महाकाल के भक्त होंगे वो ऐसा बहुत रिलेट करेंगे इस बात से। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग स्टोरी रही है आपकी। हम बीच में थोड़ा भटक गए थे, मैं फिर से वापस आऊँगा आपकी लाइफ जर्नी पे, यूट्यूब पे आऊँगा।
यूट्यूब ने आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है और आपने यूट्यूब को बहुत कुछ दिया है। यूट्यूब के जरिए हम लोगों को बहुत कुछ दिया, एंटरटेनमेंट दिया है, कॉमेडी दी है। ये जर्नी कैसे शुरू हुई? ये तो बड़ा वही मैं फिर से कहना चाहूँगा कि मजाक मस्ती में था। आज थोड़ा बहुत नाम हो गया है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है मैं कुछ भी बैठ के कह दूंगा कि मैंने तो बहुत प्लानिंग की थी, टीम रखी थी, लोग रखे थे, रिसर्च हुई थी। नहीं, कुछ नहीं हुआ था, मजाक मस्ती में अपलोड था, कर देते हैं, बात बन गई। नौकरी की तलाश थी, इसी को फिर अपनी नौकरी समझ ली कि चलो यार बस इसमें फ़ायदा ये है, आप अपने हिसाब से काम करोगे, नौकरी में आप दूसरे के हिसाब से काम करोगे। बस इस वजह से यूट्यूब शुरू हुआ कि लोग कंप्लीट, वकालत कंप्लीट मेरी, इंटर्नशिप के लिए जाना था। मुझे लगता था इंटर्नशिप तो नहीं कर पाऊँगा, 2-3 हज़ार रुपये महीने के मिलेंगे और वकील साहब अपने बस्ते उठवाएंगे, वकील साहब अपने घर की सब्जी मंगवाएंगे। बस्ते उठाना और सब्जी लाना भी अपनों के लिए अच्छा है। जब आप किसी और के लिए ला रहे होते हो तो आपको एकदम ऐसे लग रहा होता है कि अरे भाई ये करने के लिए कब से पैदा हो गए, ये कैसे करने लगे। परेशानी होती थी, परेशानी फिर वही मैं कहूँगा फिर डेस्टिनी। ऊपर वाले ने देखा कि ये तो तेरे लिए नहीं चुना है, कुछ और चुना है, कर स्ट्रगल बेटा। करते 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 खोल दिया रास्ता, पहुँच गए। साफ नियत थी, साफ काम किया हमेशा। कभी ये सोचा नहीं कि किसी की टांग खींच लें। अब टांग खींच के करेंगे क्या? टांग खींचेंगे, जिस गड्ढे में गिरेंगे सबसे पहले तो अपनी टांग जा रही है ना उसमें। आपको ऐसा लगता है कि आपको चीज़ें डेस्टिनी में इत्तेफाक से ज़्यादा मिली हैं? नहीं, उसके लिए जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी परीक्षा ली है कि जब परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं तभी आगे पहुंचे हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि 10वीं के पेपर में कंपार्टमेंट आ गई और कंपार्टमेंट का पेपर नहीं देने गए और 11वीं में एडमिशन हो गया। नहीं, कंपार्टमेंट का पेपर दिया है फिर पहुंचे हैं। तो पहले परीक्षा हुई है, फिर परीक्षा में 90% उत्तीर्ण हैं, 10% रहे हैं, फिर 10% के लिए फिर परीक्षा दी है, फिर आगे बढ़े हैं। 8 साल हो गए? 8 साल 10 साल? 6 साल। 6 साल हुए हैं। 6 साल में आपने कुछ ऑडियंस के पर्सपेक्टिव में चेंज देखा कि पहले की ऑडियंस ऐसी थी या अब बदल गई है? मैं तो ये सोचता हूँ कि मैं कितना ग्रो कर रहा हूँ ना अपने माइंड से। मैं ये नहीं देखता कि लोग कितना ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि लोग आपके साथ जुड़ गए ना, फिर वो जुड़ जाते हैं, वो बदलते नहीं है। समझ आइए, पहले से ज़्यादा लोग अब, मैं पहले वीडियो बनाता था, सीरियस वीडियो बनाई 2020 में, मैंने एक मना किया, लोगों ने कह रहे नहीं मतलब आज लोग मजे ले रहे हैं। वाह भाई क्या एक्टिंग कर रहे हो, क्या प्रोडक्शन हाउस है, क्या कहानी है। समझ आ गई कि भाई ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, फंसाओ मत अपने पसंदीदा कलाकार को, फंसाओ मत। अगर आप फंसा के रखोगे तो कहीं ना कहीं उसकी कला छिप जाएगी। वो सेम एक जैसा ही होता रहेगा। 17 में लोग थिएटर में इतना जाते थे जब मैं 1 मिनट की वीडियो बनाता था। लॉकडाउन में दुनिया वेब सीरीज बनानी थी तो मैं 8-10 मिनट की वीडियो बना रहा था। आज जब सब शॉर्ट फॉर्मेट कंटेंट बना रहे हैं तो मैं वेब सीरीज बना रहा हूँ। मैं इतना विपरीत चलता हूँ माहौल के, इतना विपरीत चलता हूँ, इसलिए नहीं क्योंकि घमंड है। समझ ही नहीं है, पता ही नहीं है, कर रहे हैं जो मन को अच्छा लग रहा है। मन में एक दिन आया 35 लाख बच्चे पेपर देते हैं एसएससी का, इसके ऊपर बनाते हैं कुछ, लग गए। कैसे बनेगी वो काम बाबा ने संभाला। तू कर्म कर, सोचना, रिसर्च करना, लिखना, वो हमने डिसाइड किया। उधर से उन्होंने बनाने का रास्ता बताया, इधर से हमने लिख दिया, जोड़ दी, बात बन गई। तो अमित भाई कोई ऐसा वीडियो जो कि मतलब बहुत, या उसमें कुछ बहुत कहानियां होंगी, बड़ी प्रॉब्लम हुई इसे बनाने में? एसएससी में समस्याएं बहुत है, इसमें समस्या मेंटली बहुत है। फिजिकली तो हम देख लेते हैं, क्योंकि फिजिकली तो हम मजबूत ही इतने आदमी है ना भाई। जिसके इर्द गिर्द 30-40 भाई हो, है ना, वो किस बात से समस्या लेगा? इसका परिवार जिसके पीछे खड़ा हो वो क्यों डरेगा, क्यों घबराएगा? तो फिजिकली मैं इतना नहीं घबराता, मेंटली बाल बड़े किए, दाढ़ी बढ़ाई, एक कैरेक्टर होगा इसमें। ये दाढ़ी कटेगी, हल्की होगी, बाल कटेंगे, सेकंड कैरेक्टर आएगा। दाढ़ी फिर कटेगी, मूंछें हल्की सी कटेंगी, बाल थोड़े छोटे होंगे, तीसरा कैरेक्टर प्ले होगा। क्लीन सेव हो जाएगा, फौजी कटिंग कर लेगा, चौथा कैरेक्टर होगा। चारों कैरेक्टर के क्या क्या वेट रहने हैं, पहले से डिफरेंट रहना है। दिखना चाहिए, तैयारी पहली करना है तो ऐसा था, दूसरी करना है तो ऐसा था।
क्या बात। और फिर आप 90 किलो का शूट करोगे, 80 का करोगे, 70 का करोगे। हाँ, बैंड जैसे दंगल में पहले उसने बुढ़ापे वाला शूट किया, फिर जवानी वाला किया जी। नहीं, इससे तो काफी मतलब हेल्थ वाइज भी स्ट्रेसफुल है। हाँ, हेल्थ वाइज क्या भैया, शरीर है जो अपना है यार, अपना क्या कंट्रोल है इस पे, कुछ भी नहीं है। ये तो वही है, मिट्टी का तन मिट्टी में मिल जाना, क्या इस पे कराना। कुछ काम ऐसे है ना जो पैशन ही करवा सकता, जुनून करवा सकता है। हाँ, या तो पैशन करवा सकता है या स्प्लेंडर करा सकती है। स्प्लेंडर क्यों? पैशन प्लस स्प्लेंडर प्लस। मैं चला गया स्पिरिचुअलिटी में कि इसे कुछ होगा स्प्लेंडर। तो एसएससी की क्या कहानी है, मतलब क्यों देखनी चाहिए हमें? फेलियर्स आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन, मेरे लिए सबसे बड़ा दोस्त। इतनी सी बात पर आप देख सकते हो। मैं कहता हूं कि फेलियर्स आपके सबसे बड़े टीचर्स हैं। आप जितना टीचर से सीखोगे उतना ही फेलियर से सीखोगे। बहुत एक छोटा सा उदाहरण है, जब इंसान का बहुत बुरा वक्त चलता है तो वो ये क्यों कहता है, भाई मेरे को आदमी की पहचान हो गई। अच्छे वक्त में क्यों नहीं कह रहा होता वो कभी? जब आप टॉप पे होते हो तो आप ये क्यों नहीं कह रहे होते, भाई लोगों को देख रहा हूं, लोग क्या कर रहे हैं मेरे साथ। तब तो आपकी हवा अलग होती है। लेकिन बुरे वक्त में कह रहे होते, भाई मुझे एक एक आदमी की पहचान आ रही है, इस इंसान ने मेरे साथ ये कर दिया, इसने, अब देखूंगा मैं, आगे से ध्यान रखूंगा। तो भाई अ गुड टाइम आपका कैसे टीचर हो गया फिर? बुरा समय आपका सबसे अच्छा दोस्त है ना। तो ये कहानी उसी की है कि बुरे समय को दोस्त बना लो, ऐसा दोस्त बना लो कि दोस्त तू जल्दी बिछड़ जा मुझसे। क्या बात। आप 10 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले यूट्यूबरों में सबसे पहले यूट्यूबरों में से एक हैं, या सबसे पहले आप ही हैं? 10 मिलियन 20 मिलियन सबसे पहले हम थे जिसने 20 मिलियन किए थे। 20 मिलियन आप हैं था। तो सक्सेस सर पे नहीं सवार हो जाती है? नहीं यार, मैं सच बताऊं, मैं तो पेड़ समझता हूँ अपने आप को। छाव देंगे सबको और जमीन से जुड़े रहेंगे, उड़ेंगे ही नहीं। पेड़ कभी उड़ेगा ही नहीं, आराम से रहेगा, सबको छाव देगा। तो आती नहीं ना, क्योंकि आज भी महसूस तो है ही नहीं ना वो सक्सेस। तो क्योंकि सक्सेस पाई नहीं है। जो आपके लिए सक्सेस की डेफिनेशन है, मेरे लिए वो परिभाषा है ही नहीं। क्या है आपकी? मेरी परिभाषा है कि मैं वो काम करूं सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, जिसका इम्पैक्ट वर्षों तक रहे। वो काम तो अभी करना ही शुरू किया है, अभी तो उतरे हैं मैदान में, अभी तो 20 साल छाएंगे। मैनिफेस्ट में मैं बहुत बिलीव करता हूँ, मैनिफेस्टेशन में। कुछ बताइए इस बारे में। सोच लो, हो जाता है पूरा। कुछ ऐसा है कि लिखते हैं? नहीं, दिमाग में बोल देते हैं। जैसे आज आपको बोल दिया 20 साल छाएंगे, तो 20 साल अब छाते रहेंगे। अब आप कहते रहोगे कि भाई बोल के गया था। आपको पता मैं क्यों इस शब्द को पूछ रहा हूँ? आपकी डेट ऑफ बर्थ 7 है, ठीक है, जैसे धोनी जी की 7 है ना। अच्छा। महेंद्र सिंह धोनी की 7 है। नंबर 7 को केतु रूल करता है। केतु एक प्लेनेट है, छाया ग्रह बोलते हैं उसको। केतु की हेड नहीं होता, आप उसकी फोटो देखेंगे तो उसके पास सिर्फ धड़ है। पढ़ा है मैंने। हाँ, केतु के बारे में। तो केतु का धड़ है, इसलिए उसकी आंखें नहीं होती। इसलिए केतु वो चीजें देखता है जो आंखों से नहीं देखी जा सकती। मैनिफेस्टेशन में केतु के आगे कोई नहीं है जी। वो जो चीज़ ऐसे कह देगा ना, जब दिमाग नहीं काम करता, दिमाग से जो कहेगा कि अरे बस गेट से निकलो 100 करोड़ मिल जाए, वो वाला काम नहीं करेगा। जो ऐसे निकल जाएगी बातों बातों में, केतु उसे पूरा कर देता है। इसीलिए इनकी जो 7 बॉर्न लोग होते हैं, इनकी इंट्यूशन बहुत हाई होती है। ये लोगों से मिलकर पहचान जाते हैं कि यार इसके मन में क्या चल रहा है। भाई जैसे आपका तो मतलब एस्ट्रोलॉजी का पूरे का पूरा गेम है, तो भाई आप तो सही गेम वेम बजा देते होंगे। किसी का भी पकड़ ली बात आपको तो पता रहता होगा, बेटा तेरे साथ नेक्स्ट क्या होने वाला। जैसे आप कभी किसी से मिले और आपने पहले ही पढ़ लिया कि इस पे तो पुलिस केस होने वाला है, तो आप उसको वैसे ही कह देते होंगे, देख ज्यादा मत बोल, हफ्ते भर में केस हो जाएगा तेरे पे। अगला बंदा वैसे ही टाइट हो जाता होगा। जैसे आप एडिटर वेडिटर को तो ऐसे ही पकड़ लेते होंगे ऐसा कि तूने कल एडिट क्यों नहीं करी फाइल, भैया वो बुखार हो रखा था। नहीं बेटा ये तो बता रही है बेटा कोई बुखार नहीं है। इतना माइन्यूट नहीं करते, पर जो आपने पुलिस केस वाला का, ऐसा हो चुका है। एक बार मैंने एक भाई साहब से कहा था कि पुलिस केस हो जाएगा सितंबर में, कुछ बदमाशी मत करना। तो उनकी वाइफ से उनकी लड़ाई हो गई और वो बालकनी में जाकर छाती पीटने लग गई वाइफ उनकी, हेल्प मी। तो इतने स्ट्रेस में आ गए कि उन्होंने दवाइयाँ खा ली 10-15 पैरासीटामॉल। अमित भाई, आपके लाइफ में कौन सा फेज सबसे ज़्यादा यादगार रहा आपका? बचपन, स्कूल टाइम, कॉलेज? स्कूल में बड़ा ना जीवन का एक एहसास ऐसा मिला कि निकल नहीं पाता दिमाग से।
बहुत शायद इमेच्योरिटी एक कारण है उसका, कि ऐसी हरकत कर दी, अब कर नहीं सकते वैसी, तो लगता है अब करेंगे तो फंस जाएंगे। वो टाइम नहीं निकल पाता कभी। स्कूल का जो है, कहानियां स्कूल की तो बहुत सारी कहानियां हैं। स्कूल की कहानियों पे तो पता नहीं कितनी किताबें बन जाएंगी। टीचर्स के साथ, लड़कों के साथ, सभी के साथ एकदम ऐसी ऐसी कहानी है। हमारी क्लास में एक लड़का था, ये कहानी क्योंकि अभी मुझे याद हो गई, क्योंकि सुबह उसके बारे में बात चल रही थी। हमारी क्लास में एक लड़का था, तो वो पॉपुलर था इसलिए कि ये गर्लफ्रेंड बहुत जल्दी बना लेता है। और हम तो लड़कियों के नाम पे तो भैया, हमें कुछ बात हो जाए लड़कियों से, लड़की अगर हमें दिन में एक बार हाय बोल दे तो भाई हम पूरी दुनिया को हाय लगा दें कि भाई हाय बोल गई लड़की, बहुत बड़ी बात हो गई आज तो उससे हमारा एक दोस्त बहुत चिढ़ता था उसकी इस अदा से। हम इम्प्रेस थे तो वो चिढ़ता था। तो वो एक दिन कहता है, जो लड़की जिसकी लड़कियों में मित्रता बहुत घनिष्ठ है, कि यार मेरा झगड़ा हो गया बराबर वाले स्कूल से, भाई चलना है, लड़के लेकर चलना है। मैंने कहा हाँ भाई क्यों नहीं, चलते हैं, 5-6 लड़के इकट्ठे होते हैं और चल के लेके देख लेते हैं कौन है कौन नहीं है। अब हम रेडी हैं, रेडी होने से 5 मिनट पहले एक ट्विस्ट आता है जो उससे चिढ़ता है। वो मेरे कान में आके कहता है, भाई हम इसके साथ जाएंगे लेकिन हम वहां जाके भाग जाएंगे। मैंने कहा अच्छा, उससे क्या होगा? उससे इसी में बेल्टे बजेंगे, इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। मैंने कहा अरे लेकिन इससे हमें करना क्या है? इससे दिमाग भी नहीं होता था। एक सवाल किया, उसने कहा भाई मतलब दोस्त की बात नहीं रखेगा, तुम भाई की बात गिरा रहा है। मैंने कहा ठीक है भाई चलते हैं। हम वहां पे पहुंचे। अब दिल तो मान ही नहीं रहा, दिल तो एकदम, मन तो ऐसे कर रहा है ना यार दोस्त के साथ गलत हो रहा है यार ये तो। पर वो दोस्त भी नहीं था इतना खास, और जो खास दोस्त था उसने शर्त रख दी थी, तो बड़े भारी मन से पत्थर रखा। तो उस लड़के ने हवाबाजी कर दी। सामने से 7-8 लड़के खड़े थे, उसने पहले से पहले बेल्ट निकाली, हवा में घुमा के कह दिया, ओए आज तुम गए, तुम्हारा टाइम खराब आ गया। उन्होंने जैसी देखा वो जैसी भग गए, हम लेफ्ट और राइट, वो रह गया अकेला खड़ा। उसकी पकड़ी गर्दन, तो जब गर्दन पकड़ी तो गर्दन पकड़ते कह रहा है, भाइयों हाथ छोड़ो ना। जैसी कोई नहीं है। कहता छोड़ दो भाई। कह रहे छोड़ेंगे तो नहीं, अपनी बेल्ट ही दे दी, बजा दो भाई। बड़ा दुख हुआ, ऐसे लगा यार दोस्त के साथ गलत हो गया, बहुत पीटा उसको। अच्छा उसने मेरा नाम लगा दिया, मेरे दोस्त ने कह दिया अमित ने कहा था, ये वो मेरे पास आया, कह रहा भाई ये क्या बात है यार, तुम्हें तो हम जानते हैं इसलिए झगड़े वगड़े में चल देते हो यार, आज यार तुम ये करा रहे हो हमारे साथ। मैंने कहा भाई रिवेंज लेंगे तेरा, टेंशन मत ले, तेरे लिए जरूर पकड़ेंगे। बाद में पकड़ा उन लड़कों को, झगड़े वगड़े हुए। कॉलेज की यारी में ना एक स्वाद है। आज के समय में आप कैसे किसी के साथ कर दोगे, वो सोशल मीडिया पे लिख देगा आज मुझे धोखा हुआ, नहीं तो कोई धोखे वाली शायरी लिख देगा, धोखे वाला गाना डाल देगा, आपको दिखाएगा। पहले वाले में ऐसे नहीं होता था। पहले वाले में उसने गई बात करी, सॉल्यूशन पे बात करते थे, क्या करना है यार अब, चलो पिटवा दिया ठीक है, अब वापिस तो करवाओ ठीक, ऐसे होता था। आज बुरा मान के बैठ जाते हैं। तो स्कूल इसलिए कभी नहीं निकल पाता। आजकल सब ना वैसे सच्चे मिलते नहीं है, कि जिनको कभी कुछ थोड़ा बहुत हर्ट भी कर दिया ना, वो चुपचाप घूट पी जाए। नहीं, आज के टाइम वालों को एहसास नहीं, क्योंकि दोस्ती खत्म हो चुकी है, बहुत जल्दी डिसीजंस लेने हैं, बहुत जल्दी दूसरे के ऊपर अपनी बात थोपनी है। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो मेरे एक दोस्त ने कह दिया कि ये जो लड़की है, मॉर्निंग में बड़ी सुंदर एक लड़की थी, क्या ये तेरे भाई ने? मैंने कहा क्या? कह रहा गर्लफ्रेंड बना दी। मैंने कहा कैसे? कह रहा जलवे बिखेर दिए उसके सामने, बस बात तुझे पता है तेरा भाई कैसी बात करता है, और मुझे पता है बेकार बात करता है। मैं कह रहा हूँ यार बात करने में तो तेरे दिमाग का जवाब नहीं है, तू बात बहुत तगड़ी करता है। कह रहा भाई, मैंने कहा ठीक है भाई। अब उसे क्या पता कि उसने उसने हमें क्वेश्चन का आंसर तो दे दिया, लेकिन हम लेकर बैठे हैं आउट ऑफ सिलेबस। वो मिली हमें सुबह सुबह, अब भाभी नमस्ते। भाभी नमस्ते, ठीक हो? कह रही व्हाट डू यू मीन? मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी पहचानती नहीं है, नाराजगी, कल को बात करेंगे। अगले दिन फिर मिली, मैंने भाभी नमस्ते। क्या भाभी नमस्ते? कौन है भाई, कहाँ से है? मैंने कहा
मैंने दोस्त का नाम लिया, अभी ले नहीं सकता, उसका विवाह हो गया है, अच्छा नहीं लगेगा। मैंने दोस्त का नाम लिया, मैंने कहा वो ये कौन? मैंने कहा लड़ाई हो गई क्या? कह रही लेकिन कौन? मैंने कहा अरे आपका बॉयफ्रेंड, कहाँ रहता है? मैंने कहा एड्रेस तो सब होगा आपके पास, कहाँ पढ़ता है? मैंने कहा इसमें पढ़ता है। कह रही मैं नहीं जानती ऐसे, और आगे से तुमने अगर मुझे भाभी कहा सीधा प्रिंसिपल को बोलूंगी। भाई बहुत हर्ट हुआ। मैंने यार इस बात का नहीं हुआ, ये कुछ कह के चली गई, दोस्त ने इतनी बड़ी गोली दे रखी है। मैं पहुंचा उसके पास, मैंने कहा भाई क्या हाल है? कह रहा बढ़िया। मैंने कहा भाभी मिली थी। कह रहा कौन से वाली? घमंड में था। कौन सी वाली? मैंने कहा मॉर्निंग शिफ्ट वाली। अच्छा। मैंने कहा मैंने भाभी नमस्ते कर दी, उसका चेहरा उतरा। क्यों? मैंने कहा यार इज्जत ना देंगे, भाभी मिलेंगी तो नमस्ते तो करनी पड़ेगी। भाई क्यों कर रही? मैंने कहा क्यों नहीं करी, इधर आ जा। कह रही है जानती नहीं तुझे। कह रहा भाई किसी को मत बताइए, मुझ तक रखियो। आगे मुझे अपनी कहानियों में इन्वॉल्व करता था, 4 लड़के बिठा रखे, कहता था कल अमित और मैं गए उसके साथ। भाई स्कूटी लेके आई थी अपनी, पहले तो स्कूटी पे घुमाया भाई तीनों को, तू इसको अमित को भी हो पीछे। यार अमित ऐसा नहीं है कि भाभी के साथ ऐसे घूमेगा, ये चाट पकौड़ी लाने में बिजी था। मैं ऐसे देख रहा हूँ, मैंने कहा अच्छा मैं भी तेरी कहानी का हिस्सा हूँ। कह हो गई। कह रहे भाई इससे पूछ, कितनी तारीफ कर रही थी मेरे बारे में, कह रही थी इससे तो मुझे प्यार हो गया। वो लड़के मुझसे कह रहे हैं भाई, अब जो जिसके सामने एक्सपोज होता था वो मुझे आके पकड़ता था। भाई इसका झूठ समझ आता है, तेरा कौन सा झूठ था जिसमें तू कह रहा है भाभी ने अपने हाथ से चाट पकौड़ी खिलाई, मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा यार जैसे उसकी एक कहानी चल रही है ऐसे मेरी भी एक कहानी चल रही है। एक हमारा दोस्त था, पता नहीं उसको क्या शौक था, कुछ भी बात हो कहता था मैं सॉल्व करूंगा। पता ही नहीं क्यों, कुछ नॉर्मल भी बात है, तेरा भाई संभाल लेगा। तेरा भाई मेरे एक दोस्त का ब्रेकअप हुआ, तो मैंने कहा उसको नाम हमने कापा सेडा रख रखा था। उसको एक दिन हम बंक पे गए, गोल मारने गए, उसको पता ही नहीं क्या शौक था, कह रहा कापा सेडा बॉर्डर चलेंगे, पता ही नहीं क्यों वहां लेके चला गया। हम कह रहे भाई क्या है यहाँ ऐसा जो तू ले आया? कह रहा यहाँ फीलिंग आ रही है कुछ, कापा सेडा अपने आप में कितना अलग नाम है। मैंने कह रहा है यार तुझे मैं बताऊं जरा, हमें लगा कापा सेडा बॉर्डर लेके जाएगा, कुछ घुमाएगा फिराएगा, वैसे ही हमें घूम के ले गया। उसको शौक था कि मैं सबके फैसले कराता हूँ। एक मेरे दोस्त का ब्रेकअप हुआ, मैंने कहा चल भाई करवा, सोल्व करा। उसको पहले ही समझा दिया कि अपने वाले की पूरी साइड लेनी है। वो जाते ही उसका कैरेक्टर स्विच, उसने अपना दीन ईमान बेच दिया। हुआ तो देखो जी आपके साथ, देखो मोनिका हुआ तो आपके साथ गलत ही है। मुझे ऐसे दोस्त बिल्कुल नहीं पसंद, इसको अभी पनिशमेंट दो। और मजाक में जैसे बात उससे चल रही है, बात चलने के दौरान हाथ सेक रहा है उस पर, लड़के पे, ये ऐसे ये मुक्का मार रहा है कभी, ये तो है ही पागल। उसे मैं बार बार लेके जा रहा हूँ, भाई तू इतना तगड़ा कैरेक्टर क्यों प्ले कर रहा है? इसका ब्रेकअप हुआ है, बात करा के इनका सॉल्यूशन करा दे। कह रहा भाई अभी करा दे तो फिर जाए, फिर अपने कैरेक्टर को वहां जाके स्विच मार दे। मोनिका देखो एक बात तो माननी पड़ेगी, तुम्हारे आंसुओं की बहुत बड़ी कीमत है। ये कीमत ना एक ही तौर पे होगी जब ऐसे व्यक्ति से आप डिस्टेंस कर लोगे। इसे अभी के अभी छोड़ दो, इसकी तुम्हारी जिंदगी में कोई कीमत नहीं है, ना कभी लग सकती है ना कुछ। वो मेरा दोस्त ऐसे देख रहा है और हमसे कह रहा है ये मेरी स्ट्रेटेजी का पार्ट है, अभी तुम्हें मेन रिजल्ट निकल के आएगा। मेन रिजल्ट इतना भयंकर था कि लड़के से गुत्था उड़ने को तैयार थी, उसे पीटने को तैयार थी। लेकिन जब लड़की चली गई, बात हो गई सारी की, साथ में बैठ के खाना खाया, टिक्की खाई, ये होती थी दोस्ती। उसके मन में मना, एक बार पूछा बस उससे क्यों कर रहा था ऐसा? कह रहा भाई मेरे हिसाब से तो सही जा रहा था मैं, अब पता ही नहीं लड़की को क्या बुरा लग गया। मैंने कहा हम बताएं यार, भाई छोड़ो ना यार, भाई छोड़ ना यार, ठीक है यार, तू कुछ और, तुम्हारी लड़की अच्छी आ जाएगी लाइफ में, भाई खिला दो यार सुबह से। वो अपने आप को सोच रहा कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर लेकर आया हम उसको। कह रहा भाई मैंने काम कर तो दिया अपना, वो नहीं मानी, क्या हो गया, मुझे खिला तो दो सुबह से ऐसे। ये इसलिए स्कूल बहुत स्पेशल है, और इसलिए स्कूल हमेशा, स्कूल के दोस्त आपके करीब ही रहेंगे, वो आपके बारे में सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं कि तू कैसा था, कि आज भी वो वैसे ही मिलते हैं। एक दिन गली में खड़ा था तो एक लड़का आया था, मेरा बचपन का दोस्त है, हमने साथ में बहुत साथ में मस्ती मजाक किया है, साथ में बहुत खेले हैं। अनफॉर्चुनेटली
भाई आज एक उतने बड़े मुकाम पे नहीं है या उतना कुछ लाइफ में नहीं कर पाया, तो सामने से आ रहा था, उसने साइकिल पे आ रहा था, मैं खड़ा था, मेरे साथ में सिक्योरिटी खड़ी थी, लोग खड़े थे, उसने बड़ी दूर से चिल्लाया अमित, ऐसे करके चिल्लाया। वो साथ वाले थोड़े ऑफेंड हो गए कि यार अमित बोल रहा है, भाई नहीं बोल रहा है या वैसे नहीं बोल रहा। तो उन्होंने एकदम से क्या, मैंने सबको रोका, मैंने कहा रुको, मैंने कहा आजा। तो बुलाया उसे, उसने साइकिल लगाई, उसने कहा कि भाई बहुत टाइम से मिलना चाह रहा है तेरे से यार, तू मिलता ही ना यार, यहीं कंचे बजा करे यार साथ में, ये करे करे वो करे करे, मेरी शादी होगी अब तो यार अमित तू मेरी शादी में नहीं आया। मैंने कहा तूने कार्ड ही ना दिया। कह रहा कार्ड तो मैंने तुझे अपनी बहन की शादी का भी नहीं दिया, उसमें भी तो आया तू। ये जो दोस्त है ना, ये आपको रियलाइज कराते। मैंने एकदम से सोची यार कितनी गहरी बात बोल रहा है कि जब बहन की शादी का कार्ड न दिया, जब तो तू मेरी गैल सिलेंडर भी उठवाता फिर रहा है, और आज तू मेरी शादी में कार्ड की बात कर रहा है। ये आपको जोड़ के रखते कि अरे ये समय भी बिताया है। ये खासियत है। अगर आपके जीवन में दोस्त बने, उनको दिल के करीब रखो। जो दोस्त नहीं है उसको जाने दो। जरूरी नहीं है उस दोस्त को दुश्मन के रूप में बदल लो, कोई नहीं, डिस्टेंस कर लेते हैं आप अपनी जगह। लेकिन जो बहुत करीब रहे उसको हमेशा अपना बना के रखो, उसके सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहो। जब वो ये कह रहा है ना भाई पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है, तो आप कह रहे हो मैं दुनिया के खिलाफ हूं, हमें फर्क नहीं पड़ता। सही गलत की परिभाषा दोस्ती में नहीं आती। दोस्ती की परिभाषा का मतलब है ईमानदारी, सम्मान। परिवार को, आपको तो बिल्कुल सम्मान नहीं देगा वो, आपके परिवार को सम्मान देगा, आपके साथ ईमानदारी से खड़ा है। असली दोस्त की क्या पहचान है? असली दोस्त की यह पहचान है कि वो आपका पीठ का यार होता है। जहां पर आप मौजूद नहीं हो वहां पर वो आपके खिलाफ एक अक्षर नहीं सुन सकता। ये है आपका दोस्त। जहां आप मौजूद नहीं हो और आपके बारे में 4 लोगों ने गलत चर्चाई की और वो उठ गया, कह रहे सुनो मैं ये नहीं सुन सकता। असली यार वो है, ना कि असली यार वो है जो 4 लोगों में आपकी बात सुनकर आ गया और आपको आकर बता रहा है कि मैं तो बहुत कुछ कर सकता था लेकिन मैंने करा नहीं। वो आपका कभी दोस्त ही नहीं है। असली दोस्त वो है जिसने खड़े होकर बोल दे कि आइंदा ऐसी बात मैं सुन ना लूं। जो आपकी पीठ पीछे बात कर रहा है, सामने आके आपकी वही बेइज्जती कर रहा है जो जीवन में वो करता है। सामने आपसे वो एग्री है डिसएग्री है। ऐसा कैसा आपका याराना कि आपकी थोड़ी सी बात बिगड़ी, या मैं तो कह रहा हूं बहुत बड़ी बात बिगड़ी, और आपने सालों के याराना को कुछ ना समझते हुए साथ खाने को, साथ पीने को, साथ बैठने को आपने ठोकर मार दी। नहीं, ईमानदारी निभाओ। रिश्ता हमेशा ईमानदारी से चलता है। रिश्ते के बीच में 100 रुकावटें आती है, रिश्ते का टेस्ट होता है हमेशा। हम नहीं करते, प्रभु लेते हैं कि वाह यार तुम्हारी तो क्या जोड़ी है, क्या दोस्ती निभा रहे हो, चलो तुम्हारा थोड़ा टेस्ट ले लेते हैं, हल्का सा टेस्ट लेते हैं। जो बिखर गया वो बिखर गया। कहीं ना कहीं अगर वो आपके जीवन से निकल गया तो ये भी तो बहुत अच्छी बात है ना, छटनी हो गई। 50 लोग साथ रखकर क्या करोगे? 5 बहुत है। 5 साथ रखकर क्या करोगे? 1 बहुत है। 1 साथ रखकर क्या करोगे? अकेले बहुत हो। लड़कियों से दोस्ती हुई है आपकी? हाँ। तो कौन ज्यादा अच्छे दोस्त होते हैं, लड़के या लड़कियां? लड़कियों से जो मेरी मित्रता हुई है ना वो बड़ी मतलब मैं पहले तो बड़ा साय किस्म का बंदा हूँ इन चीज़ों में ना। लड़कियों से ज़्यादा बात नहीं कर पाता। मिलना जुलना तो बहुत ही कम होता है। पिछले 6 साल में तो मुझे याद भी नहीं है किसी से मैंने पर्सनल टाइम स्पेंड किया हो किसी लड़की के साथ। स्कूल कॉलेज में मित्रता कर लेते थे, बढ़िया रहता था। लड़कियों की दोस्ती और लड़कों की दोस्ती में एक फ़र्क है। लड़कों की जो दोस्ती है वो वाली दोस्ती है, वो हर एक लिमिट क्रॉस करेगा आपके लिए। रात के 2 बजे बोला झगड़ा हो गया, देखेगा पापा सो रहे हैं, मम्मी सो रहे हैं, दूसरी मंजिल से कूद जाएगा। लड़की एक बार आपको कह देगी यार नहीं निकल सकती। झगड़े वाला उदाहरण थोड़ा अलग हो गया, लेकिन जरूरत की बात है। वो आपके लिए वहां से बैठे बैठे शायद हेल्प कर दे, लेकिन वो ऑन द स्पॉट मौजूद नहीं हो सकती। लेकिन हमारी दोस्ती की परिभाषा ही ऑन द स्पॉट की है कि मेरा भाई सामने जब तक आएगा नहीं ना तू, जब तक हम मैटर सोल्व नहीं कर सकते, तू आएगा तो फिर मैटर सोल्व करेंगे। तो लड़कियों की एक लिमिटेशन होती है दोस्ती की। लड़के लिमिट क्रॉस करते हैं कि भाई फैल जाएंगे, क्या दिक्कत है, कौन है। और जो
यार ही आपका असली यार कौन है? 4 लोगों की बात, झगड़ा हुआ, 4 लोगों की बात चल रही है, पहले जाते उसने हाथ छोड़ दिया, फिर कह रहा है क्या बात हुई थी? ये आपका यार है। आपका वो यार है कि जो आपके घर में देख रहा है कि थोड़ी समस्या चल रही है, उसकी नज़रों के सामने कुछ गलत चल रहा है तो आपको बताए ये गलत चल रहा है, इसको ठीक करो, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, इसको ठीक करो। ना कि ऐसा कैसा दोस्त की जो कहे कि भाई सबकी अपनी लाइफ है, हम क्या कर सकते। ये तो भाई कॉर्पोरेट लाइफ है ना। शाम को मेल कर देना, सुबह तक आपको जवाब दे देंगे। मेल कीजिए प्लीज, मेल कीजिए, कैन आई कॉल यू लेटर। हमारा नहीं है ये सब कैन आई कॉल यू लेटर, सीधा फोन करेंगे, रात के 2:30 बज रहे हैं, नीचे खड़े हैं, आजा, बैठेंगे। और दोस्त ये कहते भाई थका हुआ हूं। अरे तूने पूरे दिन खेती करी है जो तू थका हुआ है? नीचे यहाँ बैठेंगे, चल। दोस्ती की परिभाषा ही है, हर एक चीज क्रॉस, ऊपर नीचे होगा, सारी चीजें होगा। दोस्ती में व्यापार लाओगे तो घाटा भी होता है, दोस्ती में थर्ड पर्सन आता है तो घाटा भी होता है। एक अच्छा दोस्त कौन है? जब तीसरा आदमी ये कह रहा है कि तुझे उतना नहीं मिल रहा जितना इसको मिल रहा है, तो वो कहते भाई ये मेरा नसीब है। अमित कौन है मेरा नसीब बनाने वाला? अमित ने बनाया मेरा नसीब, ऊपर वाला दे रहा है मुझे, तो मैं तो कर्म कर रहा हूं, जो उसने मेरे लिए सोच रखा होगा बना के दे देगा मुझे। अमित है कोई बनाने वाला? रिश्ता बच जाता है। जब उसने कह दिया भाई ये तो मुझे भी फील हो रहा है, क्योंकि वो थर्ड पर्सन कहीं ना कहीं 4 दिन बाद आपको भी बोलेगा कि भाई उससे कल बात हो रही, वो कह रहा बात वो नहीं रही, अब मजा नहीं आता, अब तो बदल गए लोग, रिश्ता खराब है। अक्सर जो लोग बहुत ज्यादा नाराज हैं आपस में, 1 to 1 बैठते हैं तो सोल्व हो जाती है बात। ये बात सही है। 1 to 1 बैठने की देर है, 1 to 1, लेकिन ये जमाना बैठने नहीं देगा आपको 1 to 1, क्योंकि ये बात भी सही है कि जमाना आपको घेरने में बहुत ज्यादा लगा हुआ है। भाई वो भूल जाते हैं कि जैसे जब वो घेर रहे हैं ना, वो गड्ढे में घेर रहे हैं, लेकिन गड्ढे में गिरे कौन हुए हैं? गड्ढे में ऐसे घेर रहे हैं, खुद तो गड्ढे में खड़े हैं। अब जो आदमी गड्ढे में खुद खड़ा है वो क्या हमें गड्ढे में घेरेगा? लट हो जाएं दोस्तों के साथ। हाँ, ये तो यारी दोस्ती में कोई किस्सा है इसका? हाँ, लड़ाई झगड़े के तो इतने किस्से हैं, स्कूल के, कॉलेज के, बहुत किस्से हैं। कॉलेज में मेरा एक बड़ा करीबी दोस्त था, है मतलब, उसका एक झगड़ा हो गया। उसने मुझे फोन किया, रात का टाइम था, 10, 10:15 का टाइम। अब मैंने कहा यार कैसे निकलूं? मैंने देखा चाचा जी सो रहे हैं, मैंने कहा गेट खोला, पहले मैंने बड़े प्यार से गेट खोला, अपने एक दोस्त को फोन मारा, मैंने कहा बाइक लेके आ जा। एक हडसन लेन जगह है, हडसन लेन, ओट्रम लेन यूनिवर्सिटी में, वहां पर उसकी कोई बात हो गई थी, तो मैंने कहा भाई बाइक लेकर आ जा। रियल स्ट्रगल होता था, बाइक लेकर आ रहा, मैंने कहा बंद करके ले, तेरी बुलेट आवाज करती है, घर में जग जाएंगे। बुलेट दूर से चला के ला रहा, बंद कर दी, पैदल चला के ला रहा, मैं पीछे से धक्का मार रहा हूँ, क्योंकि रास्ता तो घर के आगे से ही निकलता है, पीछे वाली रोड बंद होती थी, रात को गेट बंद हो जाता था, फिर वहां से आगे से लेके गए, रियल स्ट्रगल। वहां पहुंचे, अब बता क्या दिक्कत है? उसने बात इतनी छोटी सी रख दी हमारे सामने, इतनी छोटी सी बात रख दी, कह रहा फैसला हो गया अब तो। मैंने कहा क्या फैसला हो गया? कह रहा सॉरी मांग ली, मैंने भी सॉरी बोल दी। मैंने कहा किस बात पे लड़ाई हुई थी? लड़ाई ये तो बता। कह रहा भाई इधर से मैं आमलेट खाने आया था, अब मैंने आमलेट खाई, मैं उधर से ले रहा था, उसने सॉस ऐसे उठाई, वैसे थोड़ा सा सॉस में मेरा भी वो था, थोड़ा वो था। उसने कहा कि, सामने वाले बंदे ने कहा कि उसको कि भाई पेमेंट कर दे, इसने कह दिया मैं तो कर चुका हूँ, अभी तो आपको दी है। ऐसे करके थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई उसकी, थोड़ा सा ये आमलेट वाले को उल्टा बोलने लगा, मैंने भी इसको वो कर दिया, इसने मेरे में चाटा रख दिया। मैंने कहा किसने? कह रहे इसने। मैंने कहा और तूने? कह रहा भाई फिर इसने सॉरी बोल दी। मैंने कहा नहीं, मैंने कहा ये बात हमें नहीं बतानी थी। मैंने कहा छोटू बुलेट में किक मार लियो,
क्योंकि हम 3 हैं वो 5 हैं, ये तो नहीं देगा साथ जो खड़ा है क्योंकि ये सॉरी बोले बैठा है। और मार के भागना पड़ेगा, क्योंकि शुरू से बचपन से ही बहुत सीखा है कि खुला खाओ, नंगा ना हो, मार के भाग जाओ। तो वहां गए, हो गई झड़प में कमीज वमीज इधर उधर पट 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 पट, 1-2 रखे, पट देनी, मैं भागा। जो मेरा दोस्त था, मैंने मुड़ के देखा, दोस्त अभी भी चिपट रहा है उनके। उसको बुरा लग गया था, यार मुझे कैसे कह दिया, ये हाथ नहीं छोड़ेगा। वो मार रहा है, 4-5 उसको मार रहे, अब वो उसको मार रहे। मैंने कहा चलो भाई, आज या तो पिटना लिखा हुआ है या आज लट बजेगा। मैंने कहा ठालो, ने ठाई ईंट। मैंने कहा आज मारूंगा इनकी। ईंट लेके भगा मैं, 2 लड़कों के मैं पीछे भग रहा हूँ, ईंट लेके वो भग रहा है, 2 के वो पीछे, एक वो वहां पे पड़ा है। तो ऐसे झगड़े हो जाते थे 12:30-1 बजे रात के। मैंने कहा घर चलते हैं। कह रहा ठीक है भाई। घर पहुंचे, अगले दिन मिले, रात की बात ही नहीं हो रही। क्या हुआ है, बात ही नहीं हो रही। नॉर्मल लाइफ ऐसे बीत के जा रही है, ऐसे बीत रही है बहुत ज़्यादा। एक हमारा कॉलेज में कुछ बात हो गई थी, तो शाम के टाइम की बात थी। अब जो सामने वाली पार्टी है वो थे और हम थे, और बहसबाजी हो गई, और लग रहा था कि अब थोड़ी देर में हाथापाई होने वाली है। पुलिस की जिप्सी आ जाती है, पुलिस की जैसी जिप्सी आती है, अरे कैसे खड़े हो, लॉन्ड ऑन ए टॉप एक्सचेंज। सर मैच है कल, तो डिसाइड कर रहे हैं टॉप 11 में कौन कौन जाएंगे। अरे आदमी तो तुम 40 खड़े हो। सर यही तो दिक्कत हो रही है, 29 को निकालना पड़ रहा है, तो 11-11 बांट लो। सर टीम तो अपोजिट की है ना, टीम तो किसी और कॉलेज की है। अच्छा ठीक है। वो थोड़े से आगे चले, आगे जाके उन्होंने जिप्सी रोक ली। अब बहस नहीं हो रही है, अब बातें हो रही है। यार लड़के कुछ मिले भी ना है, वैसे भी देख लो 2 घंटे तो हो गए, ना ये जिप्सी हट रही ना कुछ ही हट रही। आपस में बात ही कर लेते हैं, बातों से ही सॉल्यूशन निकाल लेते हैं कि ठीक है भाई बात से ही सॉल्यूशन। तो ऐसे भी काम हो जाते थे। कभी कभी ऐसा हो जाता था कि झगड़े हो गए, चीजें हो गई, बात बढ़ गए, सॉल्यूशन कराने वाला ही ना है। पंच की भी तो बड़ी दिक्कत थी, जो सरपंच बनता था। हमारे केसों में सरपंच की भी 1-8 बार पिटाई होगी थी, तो उसने कहा भाई सब कुछ करूंगा, पंच नहीं बनूंगा ये मेरे बस की नहीं है भाई सरपंच बनना ना, कि मेरे उसके वो नहीं है। तो जो सबसे पहले सरपंच का किस्सा हुआ था, एक लड़का कॉम्प्रोमाइज करा रहा था, उसकी कोई सुन नहीं रहा था। तो उसने कहा कि ऐसा है भाई, एक काम कर दो, तुम मुझे मार दो, तुम्हारा भाई अभी मर जाएगा। उसकी नई शादी हुई थी। तुम ऐसा है भाई, तुम मुझे अभी मार दो, मुझे ही मार दो, तुम क्यों आपस में लड़ रहे हो, मैं मर जाऊंगा। तो उधर से भीड़ में से एक लड़की ने बोल दी, भाई भाभी का ख्याल तो मैं रख लूंगा। तो उसने कही, ना मेरे तो माँ भी ना है, ना मेरे तो पापा भी ना है, मेरे तो कोई भी ना है, उनके बारे में मत सोच लियो तू एक भी बार, भाभी की बड़ी टेंशन है, भाभी का ख्याल मैं रख लूंगा। तो वो इस बात से हट हो गया। कह रहा यार तुम्हारे केसों में सरपंच की इज्जत नहीं चल रही, कुछ सरपंच को तुमने कॉर्नर कर रखा है। ये किस्से होते थे। और कोई लड़ाई का किस्सा? बहुत सारे, किताबें लिख दी जाएगी। मुझे मजा बहुत आ रहा है, इसलिए मैं सोचा 2-4 और सुन लूं। लड़ाई के तो बड़े किस्से होते थे, क्योंकि स्वभाव तो वो रहा थोड़ा सा, लड़कों के साथ रहना, झगड़े हो जाना, छोटी छोटी बातों बड़ी हो जाना, बड़ी बड़ी बातें छोड़ देना। कॉलेज में चुनाव भी होते थे, उसमें भी पूरा इंटरेस्ट लेते थे, हंसी मजाक आते थे। समय था वो, सीखा है उसमें, बहुत कुछ सीखा है। अच्छा अमित भाई, एक चीज़ देख रहा हूँ मैं, जैसे आप ऐसे सामने सामने सुना रहे हो ना तो भी हंसी आ रही है, और वीडियोस में भी आप जब कॉमेडी करते हो तो भी हंसी आती है। कहीं कुछ सीखा है आपने कि ऐसे करते हैं, या फिर स्वाभाविक है ये? मैंने आसपास ही ज़्यादा ऑब्जर्वेशन किया है। कुछ इस पर थोड़ा डीप में बता सकते हैं कैसे? मतलब अगर कोई मान लीजिए यंग यूट्यूबर है, उसको ऐसा कुछ करना हो, भले उसका कोई भी काम हो, वो ऑब्जर्वेशन कैसे कर सकता है? थोड़ा तो मैं भाई ऊपर वाले की देन मानता हूँ कि कभी कभी ऊपर वाले कुछ आपको ऐसी चीज़ दे देते हैं जो हर व्यक्ति को नहीं देते, या हर व्यक्ति में कुछ ऐसी चीज़ दे देते हैं जो शायद मेरे अंदर नहीं होगी। लेकिन मैंने ऑब्जर्वेशन पे बहुत कुछ रखा है। मैंने शुरू से, मैं किसी से मिलता हूँ तो मैं उसको बहुत ऑब्जर्व करता हूँ कि ये कैसे बोल रहा है, क्या बात कर रहा है। मुझे ऐसे लोगों से मिलने में बहुत मजा आता है जिनको दीन दुनिया की फिक्र नहीं है, जिन्हें कोई मतलब नहीं है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो ना शो ऑफ में बहुत बिलीव करते हैं, ऐसे लोगों से मिलने का एक अलग मजा है। वो आपसे हर बात में ऐसी बात कर रहे होंगे जिसका कुछ कभी, जैसे मुझे ना एक लोग बहुत मिलते हैं जो 4 लोगों को ये दिखाते हैं कि अमित इज वेरी क्लोज टू अस। अमित क्या हाल है? बेटा है अपना। बड़े टाइम यार, फोन किया था परसों,
वेटिंग जा रही थी तेरी, फिर तेरा कॉल आया तो मैं फिर यार तुझे पता ही है मेरा क्या रहता है शेड्यूल यार, पूरे दिन का बड़ा टाइट रहता है, तो मैं यार दे नहीं पाया। मैं सोच ही रहा था यार अमित को बुरा लगा होगा, पता नहीं क्या होगा, लेकिन अब तो सामने ही आ गया। अच्छा एक बात बता, खाने में क्या लेगा फिर? मैं कुछ भी नहीं, बस भैया ठीक है। अरे ले ले कुछ ले ले। डाइटिंग पे चल रहा है क्या? कहाँ जा रहा है तू अभी? मैं कहीं नहीं भैया, मैं वहाँ ग्रेटर नोएडा मेरा शूट। अरे वहाँ मैं लोकल थाने को कंफर्म कर दूंगा, एक बार इन्फॉर्म कर दूंगा कि तेरा शूट हो रहा है तो तू देख लियो। और आपको पता है ये फोन उठाएगा नहीं, जब इसकी जरूरत होगी ये फोन नहीं उठाएगा। कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल लड़कियों के सामने स्विच कैरेक्टर, लड़की बैठी नहीं बॉडी लैंग्वेज चेंज, वो वाली चीज नहीं होती कि जिसमें एकदम से आ जाता है या एक्चुअली आई थिंक यस Oh really? This is fantastic. वाओ यार सेम है। तो ये कैरेक्टर बहुत तगड़े लगते हैं मुझे, प्यार हो जाता है ऐसे कैरेक्टरों से। तो भाई क्या बात है यार, तुमने अपने आप में 1 मिनट में अपने आप को बदल दिया। कुछ कैरेक्टर ऐसे बहुत होते हैं जो बिल्कुल आपको ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सबसे ज्यादा फर्क पड़ रहा है। भाई इन चक्करों में नहीं पड़ता तुम्हारा भाई, इन सब चीजों से मैं बहुत दूर हूं। पर भाई हुआ तो गलत ही है ना तेरे साथ, बिल्कुल हुआ है गलत, मुझे पता है, इसके लिए मैं कुछ ना कुछ करूंगा, लेकिन भाई मैं करूं क्या तू बता। अभी मैं ये कर दूं, अभी मैं वो कर, उसे सबसे ज्यादा फर्क पड़ रहा है, उसका मन अंदर से ऐसे हो रहा है यार क्या। लेकिन वो ये दिखा रहा है देखो मुझे कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वो आपको ये दिखाना चाहता है कि भाई देखो मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल ऐसे दुख रहा है। तो ये ऑब्जर्वेशन आसपास की होती हैं जो थोड़ा कॉमेडी में बदल जाती हैं, थोड़ा कैरेक्टर में आ जाती हैं। रहेगा तो यार आपके आसपास इर्द गिर्द सर्कल तो वही रहेगा। कोई और जॉनर ट्राई करने की कोशिश की आपने? या मैंने देखा जाए तो फैमिली ड्रामा इतना बनाया है, कॉमेडी इतना बनाया है, अभी जो ये आ रहा है ये पूरा सीरियस है। मेरे को पीरियड ड्रामा बनाना है एक। अच्छा। जो पहले का होता था ना 1800 ईस्वी 1600 ईस्वी वो, लेकिन फिर मुझे लगता है कुछ कंट्रोवर्शियल ना बन जाए, कुछ ये ना बन जाए, कुछ वो ना बन जाए। तो कंट्रोवर्सी से डर लगता है? डर वर कुछ भी नहीं लगता मुझे, ये लगता है जो क्रिएट करते हैं ना वो अपने एजेंडा के लिए क्रिएट करते हैं। हम इस्तेमाल हो जाते हैं, और इस्तेमाल होना मुझे पसंद नहीं है। उनका अपना पर्सनल एक एजेंडा है, उस एजेंडा में मेरी स्टेटमेंट फिट हो गई तो उन्होंने ऐसे कर दिया। लेकिन मैं कम से कम कोशिश करता हूँ किसी आदमी को हर्ट करने की, उसके सेंटिमेंट्स को हर्ट करने की। आपने मुझे कहा कि ही इज ब्रिलियंट, तो मैं ठीक है भाई तेरी सोच है, मैं तुझे उसको नफरत करने के 4 कारण नहीं बताऊंगा। मैं तुझे ये नहीं बताऊंगा तुझे पता वो ऐसे नहीं, तू खुद ऑब्जर्व कर लेगा, तू खुद देख लेगा। और क्या पता जो मेरी कहानी में विलन है तेरी कहानी में ना हो। सबका व्यवहार सबके साथ एक जैसा नहीं हो सकता। तो मेरी कहानी का विलन जरूरी नहीं है कि आपकी कहानी का भी विलन है, आपकी कहानी में हीरो हो। क्या पता वो मेरे साथ विलन इसलिए बन के गया है कि मेरी कुछ एक्टिविटीज ऐसी रही होंगी। तो मैं ये नहीं कहता, मैं उसमें नहीं पढ़ता फैन वॉर में, ये अच्छा वो बुरा, ये बुरा वो अच्छा। सब अच्छे, क्योंकि सब कुछ ना कुछ सोच कर ही सब कुछ कर रहे हैं। बाकी आप अपने नियम के आधार पर सब कुछ तय करो ना। आप खुद देखो ना कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, आपको इसको पसंद करना है, ना पसंद करना है, सब कुछ। लेकिन कोई व्यक्ति किसी को पसंद करता है तो आप उसको 4 कारण मत दो ना पसंद करने के, आप उसकी पसंद में हंस पड़ो, ठीक है। आपको कोई ना पसंद है वो आपके सोचने का नजरिया है, लेकिन दूसरा भी उसको ना पसंद करे ये जरूरी नहीं है। सोशल मीडिया में इतने साल हो गए आपको, और व्यूज से आप फर्क पड़ता है? सब्सक्राइबर नंबर्स 3-4 साल से बहुत कम हुआ है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है मैं फंस गया था इस चीज में, मुझे मजा आने लगा था। मुझे लगा यार मजे की वजह से मेरा क्रिएटिव स्पेस खो रहा है, क्रिएटिविटी उतनी नहीं आ रही। मैं वही करता हूं जो मुझे लोग बोलते हैं। एक आर्ट बनाते हैं, एक चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, वो फिर उस चीज को एक एंड तक ले जाते हैं, और उस एंड में ऐसा काम करते हैं कि सोसाइटी पर असर हो उसका, सोसाइटी पर इम्पैक्ट पड़े उसका। ये मैंने सोचा, फिर मैं उसी राह पर निकला। फिर मैंने व्यूज, नंबर्स, इनसे थोड़ा उठना शुरू कर दिया। तो क्या क्या काम? एक्टिंग तो आप करते ही हैं, राइटिंग भी आप ही करते हैं, और डायरेक्शन जी वो सब कर लेते हैं। मजा किस में आता है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा मजा आता है मुझे म्यूजिक करने में। म्यूजिक में?
जब मैं म्यूजिक कराता हूँ, बहुत मजा आता है। डायरेक्शन टफ जॉब है। और इस सब का कहीं आपने कुछ ऐसा सीखा नहीं है? बस नहीं, सब ऊपर वाले की क्या? तरफ। हम तो कुछ भी नहीं है, कर रहे हैं बस। आपने क्रिएटिव स्पेस की बात करी, जैसे आजकल बहुत सारे क्रिएटर निकल रहे हैं, घर घर से लोग क्रिएट कर रहे हैं, अपनी स्टोरीज बता रहे हैं। तो इनके लिए कोई टिप्स हो आपके लिए कि क्रिएटिव ऐसे ज़्यादा बना जा सकता है, या आप जो प्रैक्टिस करते हो अपनी क्रिएटिविटी इंक्रीज करने के लिए? मैं तो ज़्यादातर लोगों के इर्द गिर्द रहकर ज़्यादा कंटेंट सोच पाता हूँ, निकाल पाता हूँ, देख पाता हूँ। लोगों के जब इर्द गिर्द रहता हूँ तो मैंने देखा है बहुत ज़्यादा मैं सोच पाता हूँ और कर पाता हूँ। हर आदमी का एक अपना नज़रिया है, वही है। कोई आदमी इंट्रोवर्ट बनकर बहुत पसंद है, लोग इंट्रोवर्ट को कुछ ना कुछ बोलते हैं, लेकिन कभी उसका रीज़न नहीं पूछते किस कारण से वो इंट्रोवर्ट है। किसी इंसान को एक्सट्रोवर्ट बहुत अच्छा लगता है, तो कोई कहता है अरे यार यू बोले ही जावे है पूरे दिन, यू चुप ही ना होता है। तो वही है, हर आदमी का ना एक एक अपना अपना दायरा है। तो वो खुद पहचान ले कि मैं जब ये काम करूँगा तो कितना अच्छा लगेगा, और ये काम करूँगा तो और कितना अच्छा लगेगा। मतलब कुल मिला के ये है कि इंसान को पता होना चाहिए कि तू क्या क्रिएट कर रहा है, तू क्या बना रहा है। पहले खुद से बात कर लो। लोग पता नहीं क्या दुनिया को जानने में लगे हुए हैं, खुद को जान लो भाई, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं, अभी तो तेरा भाई दुनिया को समझ रहा है। अरे भाई ना समझ पाओ मान जाओ, आदमी आज ऐसा है, नेक्स्ट मोमेंट कुछ और है, नहीं पता भाई। कुछ ऐसा एम्बिशन है कि मतलब मूवीज करनी है या मूवीज में रोल? मैंने 3 मूवीज बना रखी हैं यूट्यूब पे। मतलब ऐसे थिएटर वाली मूवीज? हाँ बनानी है, बना देंगे, अगले 2 साल में बना देंगे, आपको बुलाएंगे प्रीमियर पे। बिल्कुल आऊँगा मैं। अमित भाई आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, और आपकी स्टोरी सुन के मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया। आप मेरी हंसी देख के समझ गए होंगे कि मैं दिल से हंस रहा हूँ। आपका आभार। इंटरेस्टिंग है आपकी लाइफ काफ़ी, और ग्रो ही करती चली जा रही है ये। आप काफ़ी रेलेवेंट हैं, तब भी थे, आज भी हैं, और हमेशा रहें, भगवान करे। हमारी टीम ने आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट अरेंज किया है, और ये हमारी संस्थान से है। हम एक नया वेंचर शुरू कर रहे हैं, उसका नाम है पूजा हाउस, दी पूजा हाउस। इसमें हम भारत की जो संस्कृति है, हमारे यहाँ मूर्ति पूजा की पद्धति है, पर हम कई बार गलत मूर्तियों का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे दिवाली में जब जाएंगे तो माता बहनें परेशान होती हैं कि गणेश जी की सूंड दाईं तरफ है, बाईं तरफ होनी चाहिए, या बाईं तरफ है, दाईं तरफ होनी चाहिए। लोगों को पता नहीं है, बड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो हमने पूजा हाउस को इसी मोटिव के साथ स्टार्ट किया है कि भारत में, चाहे साउथ में हो चाहे नॉर्थ में हो, जो असली मूर्तियाँ इस्तेमाल होती हैं वो हम लोगों को प्रोवाइड करा सकें, और साथ ही साथ हम पूजा के जो बाकी की सामग्रियां होती हैं वो भी प्रोवाइड कराते हैं। क्या बात है। जी हाँ, दी पूजा हाउस से। तो अमित भाई जी आपके लिए उसी से, पूजा संस्थान से गिफ्ट है। तो ये हमारे पूजा हाउस का शिव परिवार है, और आप भोलेनाथ के भक्त हैं जी। तो ये हमारी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से आपको भेंट है। मेरे लिए बड़ी सम्मान की बात है। भोले बाबा तो सबको सब कुछ देते हैं। इनकी खासियत ये है, जो आप इनसे मांगते हैं वो आपको ही दे देते हैं, और साथ में बता भी देते हैं। आप इनको ना अपने मंदिर में रखिएगा या अपने वर्क प्लेस पे रखिएगा। सो भोले बाबा तो हम सबके दिल में है। माँ पार्वती साथ में है, कार्तिकेय जी, गणेश जी, कृपा है बाबा की, नंदी जी, नंदीश्वर महाराज, जय भोले बाबा की। ये थोड़े से हमारे बजरंगबली, ये भी रुद्र अवतार है। पंचमुखी, ये भी आपके लिए है, हमारी टीम की तरफ से। पंचमुखी हैं। आप इसका वजन देख रहे होंगे ना, ये प्योर पीतल का है, उसकी चमक कभी नहीं जाएगी जी, ये ऐसे ही रहने वाला है। बहुत बढ़िया। मैं नया घर लूंगा तो वहाँ पे आपकी जरूरत पड़ेगी, मैं जब मंदिर की स्थापना कराऊंगा। ठीक है। और एंड में बस मैं कहूँगा कि आपने जो SSC का क्रिएट किया है उसमें आपका नाम भी SSC ही है, ठीक है। मैं भूल रहा हूँ, शिव शंकर चौधरी, ठीक है। और 4 रोल आपने वहाँ पे प्ले किए हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा लोगों को देखने का। मैंने तो पहला एपिसोड देख लिया, जिन्होंने नहीं देखा मैं उनसे कहूँगा कि ज़रूर जाएं। भारत में सरकारी एग्ज़ाम मतलब यूथ के बड़े करीब है, और इसमें ना बहुतों की पूरी लाइफ चली जाती है। कुछ मुट्ठी भर चंद लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, जिनको दिखा कर कोचिंग इंडस्ट्रीज़ औरों को लेकर आती है। इस लाइफ में मैं भी पढ़ा था, मैं भी उस जर्नी में गुजरा था, और मैंने तो ये कसम खाई थी जाने से पहले कि 2 साल, क्योंकि मैं अपने आसपास देखते, मैं कानपुर से हूँ तो वहाँ पे IIT की कोचिंग खूब चलती है।
तो मेरे यहाँ पे किराएदार रहते थे, तो जब मैं इतना था तब भी वो तैयारी कर रहे थे, जब मैं इतना हो गया तब भी वो तैयारी ही कर रहे थे। तो मुझे उससे हमेशा से डर था कि यार कहीं मैं भी इस संघर्ष में ना फंस जाऊँ। कहीं ना कहीं एसएससी उसी संघर्ष के अराउंड घूमती है, इसलिए लोग रिलेट ज़रूर करेंगे। तो आप कुछ कहना चाहेंगे, इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे एसएससी के बारे में? बस मैं यही कहना चाहूँगा, आप देखिए और खुद बताइए कि आपको कैसा महसूस हो रहा है। और आखिरी बात यही है कि जीवन में घबराएं ना, फेलियर्स आएंगे, उनको अपना दोस्त बनाएं, समय कैसा भी वो बीत जाएगा। देखिए 2 घंटे बीत गए। थैंक यू बडाना जी यहाँ आने के लिए।